हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है जीनोमिक के फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ आपकी तैयारी को और आगे बढ़ाने, कुछ आपके रास्ते की मुश्किलों को दूर करने और सफलता की ओर एक और कदम बढ़ाने के लिए। तो फटाफट सब बच्चे कनेक्ट हो जाएं जो पढ़ना चाहते हैं। सबको गुड इवनिंग है, भाई को प्रणाम, सबको प्रणाम बच्चे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आशीर्वाद बना रहेगा, सबका आशीर्वाद, ठीक है बच्चे। चलो, राम राम भाई ने, गुड इवनिंग। तो आज की क्लास जैसे मैं बता रहा हूँ, डीएसएसबी के एग्जाम के एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, डेट तो पहले आ चुकी थी। तो हम इसी डीएसएसबी की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए एक दो क्लास और मुझे लेनी है, तो उन्हीं क्लासों को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो इस श्रृंखला में नॉन नर्सिंग की थर्ड क्लास है, जो आज हम बात करेंगे हिंदी के बारे में। तो मैं आपको सबसे पहली क्लास में इंग्लिश के बारे में बात कर चुका हूँ। दूसरी क्लास में हमने कुछ जीके के बारे में बात की थी। जीके का सेकंड पार्ट अभी आया नहीं है, वो भी मैं करवा दूंगा। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड करने थे जो ओलंपिक से रिलेटेड थे, तो वो मैं ऐड करूंगा उसमें। उसके बाद उस क्लास को लूंगा। तो आज हम जो ले रहे हैं क्लास हिंदी की है। हिंदी मातृभाषा है, वैसे तो बहुत सामान्य, बहुत ईजी लगती है, पर कई चीज़ों में बहुत हमें गलती करवाने के चांसेस भी होते हैं। तो आज की क्लास से आपको एक बात समझ लेनी है कि पैटर्न हिंदी के क्वेश्चनों का यही रहेगा। आपने कहा सर पैटर्न क्यों रहेगा? क्योंकि मैं कह रहा हूँ तो पैटर्न यही रहेगा 100%। पैटर्न की प्रैक्टिस कराने आया हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको हिंदी में जो आपको सॉल्व करने हैं। कोई जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन आ जाए, और आ भी सकते हैं, पर पैटर्न यही रहेगा कि जो जिस टाइप के मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको 20 नंबर के क्वेश्चन डीएसएसबी में इसी श्रृंखला में और इसी क्रम में मिल जाएंगे। हूबहू क्वेश्चन हूबहू नहीं होते, मैं बता रहा हूँ, वापस रिपीट कर देता हूँ, पैटर्न आपको सेम मिल जाएगा और पैटर्न की प्रैक्टिस कराने में यहाँ पे आया हूँ। ठीक है बच्चों, चलो। तो जो डीएसएसबी के लिए बहुत सीरियस है और होना भी चाहिए था, अगर आप डीएसएसबी के लिए सीरियस नहीं हो ना, तो आप सच में अपने आप को पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। क्यों मारी मुझे पता नहीं चला, पर डीएसएसबी की नौकरी इन सबसे बेटर है जितनी वैकेंसी आ रही है। बाकी आपकी सोच है, आपको अपनी अपनी चॉइस है, पर्सनल प्रेफरेंस होते हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है बच्चे, तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ एक दो बच्चों के नाम ले पाऊँ जो जो मेरे सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं। पूनम चिल्लर, गुड इवनिंग। उमेश, हेमंत, मरोड़िया, विकास, प्राची, सागर, अंकित, काजल, नीतेश, मेडिकोस, अजीता, नीरू, गीत, पवन, राकेश, देव, अतुल, दिया, संगीता, अंकित, सोनू, पिंटू, पंकज, धाकड़, भावना, संजू, पुष्पेंद्र सेन। ठीक है बच्चों, चलो। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, एंड दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए सारे बच्चे। क्वेश्चन हिंदी में है तो ऑब्वियस सी बात है आपको हिंदी में ही जानने को मिलेगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करिए जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। यानी वो आपको वर्तनी की अशुद्धि को सही करवाएगा कि अगर कोई शब्द दे रखा है जो अशुद्ध है, और या फिर वो दे रखा होगा निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध में और अशुद्ध में आपको ये तो देखना है कि आपको कई बार ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा शब्द गलत है, कौन सी वर्तनी गलत है, गलत तरीके से लिखी गई है। और कई बार वैसा होता है कि आपसे ये पूछ लेता है कि कौन सा शब्द सही दे रखा है। तो आपसे आगंतुक, आगंतुक, आगतुक, आगंतुक और आगंतुक, देखो आगतुक तो ये तो मतलब ही नहीं है, आगतुक तो बच्चे होना भी नहीं है। ठीक है बेटा, आगतुक तो होना नहीं है क्योंकि आगतुक तो वो वर्ड भी नहीं है। तो आपको ये तो समझ लेना है कि ये वाला सेंटेंस तो पूरी तरीके से गलत था। अरे है ना बच्चे, आगंतुक, आगंतुक, आगंतुक मतलब ऐसा कोई वर्ड भी नहीं होता आगंतुक जैसा। वैसे आप सब लोग सही आंसर दे रहे हो, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की। उसके बाद आग, आग, आग तुम, आग तुम, आग तुम नहीं होता, आगंतुक, आगंतुक होता है, आगतुक नहीं होता। तो आगंतुक होता है यानी आने वाला। इसका मतलब निम्न में से कौन सा शब्द की वर्तनी सही है? तो जो सी दे रखा है, जो सा दे रखा है वो ज्यादा सही है। अगर मैं पढ़ के भी निकालू आंसर तो भी मैं आपको बता सकता हूं कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। ठीक है बच्चे, समझ आ रहा है ना? तो याद रखिएगा, इन दैट सिचुएशन आपको वो पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा शब्द अशुद्ध है, इसके बारे में आपसे बात कर सकता है। तो ऐसा एक क्वेश्चन आपको डीएससी में करने को मिल सकता है, और मिलेगा क्या? स्टार्ट ही होगा। पोल स्टार्ट करो, चलो पोल स्टार्ट कर देते हैं। पोल स्टार्ट की व्यवस्था करते हैं फिर आपके लिए। अगले इस क्वेश्चन में तो नहीं, पर अगले में करवा देता हूं, ठीक है? पोल स्टार्ट करवा देंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, इसे पढ़िए और पोल की व्यवस्था करवा देते हैं। पोल से क्या थोड़ा सा तुम्हें इंटेलिजेंट होने का अनुमान भी लग जाता है, ये तो मैंने देखा है। तो पोल आ गया आपका। अब बताइए क्या आंसर है इस पोल के हिसाब से आपको। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करिए जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो।
बहुत अच्छा फील हो रहा है आपको इतने दिनों बाद देखकर, अच्छी बात है बेटा, फीलिंग पूरी होनी चाहिए। ओके, पोलिंग के हिसाब से आपका आंसर आ रहा है और आप देख पा रहे हैं कि 27%, 28% बच्चे ए कह रहे हैं, 24% बच्चे, 25 बच्चे बी कह रहे हैं और 40% बच्चे सी कह रहे हैं। तो लेट्स एंड द पोल। मैं ज़्यादा समय पोल में लूंगा नहीं क्योंकि समय खराब होगा पोल में ज़्यादा करने से। तो आपके आंसर जो आ रहे हैं वो सी पर ज़्यादा ध्यान दिया है और सी को माना है, लगभग 40% सी को माना हुआ है। ठीक है बच्चे, अब सी को 40% मान रहे हैं तो इसके हिसाब से आपको आंसर देना है। सोलन को चुप देख राजा ने पूछा, सोलन व्यक्ति का नाम था, सोलर ऊर्जा का प्लांट नहीं था। सोलन को चुप देखकर राजा ने पूछा, आपकी दृष्टि में सबसे दुखी व्यक्ति कौन है? राजा ने पूछा, यानी सबसे बड़ी बात है अगले सेंटेंस में राजा के कथन को कोट किया गया है कि राजा ने क्या पूछा, ये बात की जा रही है। तो सोलन को चुप देखकर राजा ने पूछा, यहां पे पूर्ण विराम तो आएगा नहीं, क्योंकि पूर्ण विराम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अभी तक वाक्य खत्म नहीं हुआ, इसलिए बी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। तो 26% तो एक साथ गलत हुए हैं। आपको सोचना चाहिए था, अभी सेंटेंस चल रहा है और अगर सेंटेंस चल रहा है तो आपने पूर्ण विराम का इस्तेमाल कैसे कर दिया, यानी पूर्ण विराम इसमें इस्तेमाल नहीं होता। समझ में आ रहा है ना? तो पूर्ण विराम का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ये याद रखिएगा। अब आपने कहा सर ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन तो फिर क्या करना है बच्चे? तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। सोलन को चुप देखकर राजा ने पूछा, इसमें कहीं भी सेंटेंस में दो शब्दों के बीच में, दो सेंटेंस के बीच में कुछ भी ऐसा चिन्ह नहीं लगाया गया कि कहां रुकना है और कहां से सेंटेंस को शुरू करना है। सोलन को चुप देखकर राजा ने पूछा कि आपकी दृष्टि में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है, इसका मतलब इसमें कहीं भी गैप नहीं दिखा रहा, इसमें यह नहीं पता चला कि राजा ने क्या बोला। राजा वाला सेंटेंस और जो व्यक्ति सोच रहा है वो वाला सेंटेंस मिक्स हो गया है। समझ आ रहा है? इसका मतलब ये वाला सेंटेंस भी गलत हो गया। अब आपने कहा सर ये बताओ, सोलन को चुप देखकर राजा ने पूछा, कौमा, बिल्कुल सही बात है कि आपकी दृष्टि में सबसे दुखी व्यक्ति कौन है, सबसे सुखी व्यक्ति कौन है। अगर राजा का सेंटेंस आप कोट कर रहे हो तो राजा के सेंटेंस को फिर एज इट इज आपको इन्वर्टेड कॉमा में बंद करना पड़ेगा। ये रूल है कि अगर आप राजा का बोला हुआ सेंटेंस बोल रहे हो तो आपको राजा के सेंटेंस को इन्वर्टेड कॉमा में बंद करना पड़ेगा। इसका मतलब है आपने हूबहू वही सेंटेंस कोट कर दिया जो राजा ने बोला था। इसका मतलब आपकी दृष्टि में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा के और इन्वर्टेड कॉमा बंद करना है। आंसर जाएगा सी। क्या आंसर जाएगा? सी। क्या हम इतना समझ चुके हैं? ठीक है बच्चे, चलो मैं ये बता रहा हूं कि कौन सा सेंटेंस क्यों गलत है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और ऑप्शन मैं आपके सामने बना देता हूं फटाक से। करिए। क्लियर? चलो इनमें से शुद्ध शब्द को चुनकर लिखिए, शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? तो आपके पोलिंग के हिसाब से जो आंसर जा रहा है वो जा रहा है ए और सी में से। ए एंड सी में दोनों के 34% है, लगभग 33 मान लीजिए। तो ए और सी तुम्हारे ज्यादा सही जा रहे हैं। शुद्ध शब्द को एक बात सबसे, ये कवित्री जो कविता बोलते हैं वो कवि कहते हैं, जिनमें पुल्लिंग होता है और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग कवित्री होता है और कवित्री को कैसा लिखा जाता है, यहां पे कवि कहना चाह रहा है। ठीक है, चलो आप बोल के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। कवियत्री, कवियत्री, कवयित्री, आंसर बी है इसका सही। अब आपने कहा इसमें लॉजिक है, इसमें लॉजिक कुछ भी नहीं है, जो नाम है वही मैं बोलूंगा, कवित्री को कवित्री कहा जाएगा, इसमें तो कोई फॉर्मूला भी नहीं लग रहा, क्योंकि सही नाम पूछा है और सही नाम कवयित्री होता है, कवित्री नहीं होता। तो ये तो मैं देख के कहा सकता था, ये तो जिसने सी आंसर दिया है ना, वास्तव में वो कैपिटल सी ही है। सी आंसर देने वाले दो दो, कवियित्री, कवियित्री, कभी सुना है कि मद्रासी है क्या रे तू? कवियित्री, कवित्री क्या होता है? तो ये इतनी सारी मात्राएं तो नहीं लगने वाली थी। नहीं, कवयित्री, कवयित्री, ये डी वाला भी बहुत वाहियात आंसर है। कंफ्यूजन ए और बी में होना चाहिए था, जहां तक मुझे लगता है सी और डी वाले तो बहुत बड़े वाले हो। तो सी और डी वालों की तरफ तो सोचो ही मत तुम। गुड इवनिंग। समझ में आ रहा है रे? चले, देखो मेरी बात सुनो, मैं ये नहीं कह रहा सेम क्वेश्चन आएंगे, पर ये मेरा वादा है और मेरा ओपन चैलेंज है। मैं जो कह रहा हूं उसको सुन लो, इसकी रिकॉर्डिंग कर लेना। तो ओपन चैलेंज है, पैटर्न तो ये रहेगा। आपको जो एग्जाम में पैटर्न देखने को मिलेगा, पैटर्न तो ये रहेगा हिंदी के क्वेश्चनों का जो मैं आपसे करवा रहा हूं यहाँ। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कुछ सेंटेंस शुद्ध करने पड़ेंगे, कुछ वाक्य शुद्ध करने पड़ेंगे, आएंगे तो यही।
क्लियर? ओके, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। रश्मि चक्रवर्ती, आरआरबी का क्लास कब आएगा? नहीं आएगा यहाँ, जो आ रहा है वो पढ़ लो, नहीं तो हटो साइड में से, चलो बाहर जाओ। यूपीपीएससी में आया था, उसका तो मुझे नहीं पता, पर ये पूछेगा पैटर्न। चलो इसमें पोल कराऊं कि रहने दूं? चलो कर दो पोल। करो पोल करो, आन दो फटाफट। निम्न में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कि सर ये भाववाचक संज्ञा बीमारी क्या है। संज्ञा तो आप जानते होंगे, संज्ञा हाँ पढ़ी तो नहीं, तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, धर्म, अवस्था का आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दोबारा सुनो, जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के, जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, धर्म, अवस्था आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति के या तो गुण का पता चले, या उसकी दशा का पता चले, या उसके भाव का पता चले, या उसके धर्म का पता चले, या उसकी अवस्था का पता चले, इनमें से किसी का पता चले तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आ रहा है? अब आपने कहा सर जैसे, अब देखो खारापन क्या उसके गुण को बता रहा है? खारापन क्या किसी चीज के गुण को बताएगा? बताएगा। अभी तो मैंने आपसे कहा था किसी के गुण को बताए, किसी की दशा को बताए, किसी के भाव को बताए, किसी के धर्म को बताए, किसी की अवस्था को बताए, ये सारे भाववाचक में काउंट होते हैं। किसमें काउंट होते हैं? भाववाचक के अंदर। किसी के गुण, दशा, भाव, धर्म और अवस्था के बारे में बात करें तो खारापन गुण होता है, तो इसका मतलब ये तो भाववाचक संज्ञा है, और इसमें नहीं पूछा है, तो ए आंसर तो गलत हो गया। मैं लॉजिक से बातें कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा शायद, बिल्कुल आ रहा होगा, तो पोल पॉइंट कर दिया आपने, कहा ठीक है सर बताइए। और वैसे चिकनाई, चिकनाई गुण होता है, बिल्कुल गुण होता है, चिकनाई गुण भी होता है और उसकी दशा भी होती है, अवस्था भी होती है तरल की, अरे हाँ है ना, इसका मतलब ये भी भाववाचक संज्ञा है। सर तेजस्विता, तेजस्विता भी भाववाचक संज्ञा है, जिसमें तेज ज्यादा होता है उसका गुण है तेज का ज्यादा होना, तो तेजस्विता भी भाववाचक है। ग्राम में, ग्राम में जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं होती, ग्राम में जो है वो जातिवाचक संज्ञा होती है, ग्राम जो है वो जातिवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा नहीं होती। इसलिए पूछा क्या था आपसे? आपसे पूछा था भाववाचक संज्ञा, इसमें से बी आंसर है, क्योंकि ग्राम में जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है? आगे चलो, समझ आ रहा है ना चीजें सारी? ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, और इसके लिए भी आपको हम पोल करने की व्यवस्था कर देते हैं, जल्दी जल्दी पोल कराते हैं, समय निकलता जाएगा। ठीक है बच्चे? बेटा 20 नंबर होते हैं हिंदी के, और आपको लगता है कि हिंदी फ्री में मिल जाएगी, तो ऐसा एग्जाम में नहीं मिलेगा, पर मैं नहीं चाहता कि हिंदी का भी कोई क्वेश्चन गलत हो आपका। मेरी गारंटी है 20 में से 19 तो सही कर ही दोगे, अगर क्लास को ढंग से समझ लोगे और उस हिसाब से क्लास को तैयार करोगे कि सर ने हमें ऐसे बताया था। मैं कह रहा हूँ 20 में से 20 भी कर सकते हो, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने पैटर्न देख लिया कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वही तो मैं करवा रहा हूँ आपसे। तो आपको क्या पता, डीएसएसबी का हमको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? हमें सब पता है, तुम मस्त रहो। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का है? ज्ञात की समूह, ग्रुप, समूहवाचक संज्ञा निम्न में से कौन सी है? समझ आ रहा बेटा? सबसे पहले समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है, या तो वस्तु, या तो वस्तुओं अथवा प्राणियों, या तो वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध जिसमें होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, या तो वस्तुओं का समूह या प्राणियों का समूह। अब देख लीजिए सर, वस्तुओं का समूह कौन कौन सा हो सकता है? जैसे ढेर, वस्तुओं का समूह, श्रृंखला, वस्तुओं का समूह, गुच्छा, वस्तुओं का समूह,
सर प्राणियों का समूह कौन कौन सा हो सकता है? सभा, प्राणियों का समूह, समिति, प्राणियों का समूह, संघ, प्राणियों का समूह, परिवार, प्राणियों का समूह, झुंड, प्राणियों का समूह, कक्षा, प्राणियों का समूह। ये सब किसमें? प्राणियों के समूह में। अरे समझ में आ रहा है ना बच्चे? अब बताओ कौन सा तुम्हें समूहवाचक लग रहा है? तो अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, इतना बोला है तो अब तो तुमने हिंट निकाल ही ली। आंसर आपके हिसाब से ए है और मेरे हिसाब से भी है। गेहूं, गेहूं समूहवाचक नहीं है। गेहूं तो एक गेहूं के दाने को भी गेहूं कहते हैं, एक गेहूं के दाने को भी गेहूं कहते हैं। फिर हिंदी मीडियम वाली मैडम भी कभी इस तरह हिंदी नहीं समझाई, कोई बात नहीं बच्चे, मस्त रहो, भाई समझा रहा है ना, कोई जरूरी नहीं मैडम ही समझाए। गुलाब, गुलाब समूह नहीं, गुलाब तो एक होता है। अच्छाई, गड्डी, गड्डी में तो कई सारे नोट होते हैं और नोट वस्तु होती है और बहुत सारे नोटों की समूह को गड्डी कहते हैं। तो अपना आप आंसर क्या चला गया? गड्डी। गड्डी पढ़ना, कुछ और मत पढ़ लेना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। सी कैसे हो गया? गुलाब कौन कह रहा है रे? सी संजू डामोर, गुलाब बहु गुलाब समूह होता है क्या रे? गुलाब तो एक फूल होता है भैया। चलिए बच्चे, चलो आगे चलो। अगला, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, इसमें पुस्तक के बारे में क्या क्या कथन सत्य है? पुस्तक को अंडरलाइन कर रखा है, तो पुस्तक के बारे में कौन कौन सी बातें सच है वो पूछ रहा है वो। तो दे दीजिए फटाफट आंसर, फिर क्या देख रहे हैं आप? तो पुस्तक के बारे में कौन कौन सा कथन सत्य है वो बताइए आप। बताइए फटाफट। मैं पुस्तक, जो भी वार्ड बोलना है वो पुस्तक के बारे में, पुस्तक को अंडरलाइन कर रखा है, पुस्तक के बारे में बोलिए जो भी शब्द बोलना है आपको। जल्दी बोलिए फटाफट बेटा। सबसे पहले किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं ये पहले बता चुका हूं। या किसी व्यक्ति का बोध कराए, या किसी वस्तु का बोध कराए, या किसी स्थान का बोध कराए, ऐसी संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो पुस्तक एक वस्तु है और पुस्तक का बोध करा रही है, यानी तो 100% है कि ये जो संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक को तो काट दो, जहां जहां जातिवाचक है वो तो कट गया, क्योंकि संज्ञा कैसी है? व्यक्तिवाचक। तो ये हो गया पहला पॉइंट जो मुझे एलिमिनेट करना था। अब आपने कहा पुस्तक एक वचन है कि बहुवचन, तो आंसर है आपने कहा एक वचन, तो ये भी सच हो गया। सर पुस्तक स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? आंसर है इस पुस्तक पुल्लिंग होता है। सर पुस्तक तो हिंदी में फीमेल जैसा लगता है, लगने से कुछ नहीं होता। पुस्तक जो वर्ड है पुल्लिंग वर्ड होता है। पुस्तक, पुस्तक का जो शब्द है वो पुल्लिंग का है। पुल्लिंग यानी पुरुष प्रधान है, स्त्रीलिंग नहीं है। तो आंसर ये भी नहीं, आंसर जाएगा ए। क्या आंसर गया बच्चे? ए। तो इसी के साथ आप सबके भी आंसर ठीक से लग रहे थे मुझे, कोई बात नहीं। आगे चलो, वेरी गुड। अगला, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। फटाफट क्वेश्चन को पढ़े और आंसर करें, मैं इसमें आपके पोल की व्यवस्था करता हूं जल्दी। आंसू तू भी कर दे। फटाफट अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दिए गए शब्द में संबंधवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। सर्वनाम के बारे में पूछ रहा है, व्हाट इज द थिंग अबाउट सर्वनाम। सर संबंधवाचक, आपने कहा संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? बस याद रखना बच्चे, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जो आपको याद रखना है। भेद होते हैं सर्वनाम के 6 प्रयोग के आधार पर। आपने कहा जैसे एक तो होता है पुरुषवाचक, एक तो होता है पुरुषवाचक, एक होता है निश्चयवाचक, एक होता है अनिश्चयवाचक, एक होता है निजवाचक, एक होता है संबंधवाचक और एक होता है प्रश्नवाचक। दोबारा बोलिए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? 6 भेद होते हैं। ये किसके बारे में पूछ रहा है? संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में पूछ रहा है। यानी इसमें से कौन कौन से शब्द हैं जो संबंधवाचक सर्वनाम को ज्ञात करवा रहे हैं? सबसे पहले कौन सा बताया मैंने? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में कौन सा आता है? मैं, हम, तुम, आप, ये, वे, वह। ये सब किसमें आते हैं? पुरुषवाचक में। किसमें आते हैं? पुरुषवाचक। यह और वह ये निश्चयवाचक में भी आते हैं। कोई,
कुछ ये अनिश्चयवाचक में भी आते हैं, निजवाचक में आते हैं आप, स्वयं, खुद, और संबंधवाचक में आते हैं जो और सो। तो याद रखना, बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है। जो कौन सा है? जो संबंधवाचक है। तो एक तो जो है वो संबंधवाचक है, तो जिसमें जो नहीं है उसे हटा दो, जिसमें जो नहीं है वो से हटा दो। बच्चे नहीं हो सकते क्योंकि बच्चे तो संज्ञा में चले गए, सर्वनाम में नहीं आएंगे। तो आपने कहा बच्चे भी सर्वनाम में नहीं जाते, सर्वनाम में जाएगा वही जो। तो वही और जो ये दोनों सर्वनाम है, आंसर गया बी। सर प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? प्रश्नवाचक होते हैं क्या, कौन, कैसे, कहां, कब, क्यों। मुश्किल है मैं जानता हूं, बट कोई तरीका नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बच्चे? दोबारा बता देता हूं, मैंने सर्वनाम के 6 भेद बताए हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। और वो संबंधवाचक में पूछ रहा है जो, सो, वही, ये सब किसमें आते हैं? संबंधवाचक में। तो आंसर क्या चला गया? बी। ठीक है बच्चे, यहां तक ठीक है? ओके। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। अब आपको इजी हो जाएगा समझने में जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि अभी मैंने जो बोले हैं वो सब आपको माइंड में रहे तो 100% ये वाला क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। जिसने मेरा पिछला क्वेश्चन सुना है वो इसका आंसर फटाक से दे देगा। गांधी जी अपना काम आप करते थे, इस शब्द में सर्वनाम क्या है? गांधी जी अपना काम आप करते थे, क्या काम है, क्या आप है, क्या करते थे, या गांधी जी, इनमें से सर्वनाम कौन है? मैंने अभी आपको बताया था सबसे बड़ा सर्वनाम, मैंने बताया था 6 भेद बताए थे, अभी 5 सेकंड पहले बताए थे मैंने, याद हो तो आपको बताए थे ना। मैंने कहा था 6 भेद होते हैं, 6 भेद में सबसे पहला होता है पुरुषवाचक। बताया था मैंने, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। और ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें मैंने बताया था मैं आता है, हम आता है, तुम आता है, आप आता है, समझ में आ रहा है, ये आता है, वे आता है, वह आता है, ये सारे जो आते हैं वो पुरुषवाचक में आते हैं और ये सर्वनाम है। तो हमें तो मिल गया ना हमारा वाला। कहाँ मिल गया? ये मिल गया, आंसर इज बी। अभी बोल के गया हूँ मैं, 5 सेकंड हुए मुझे बोले हुए। तो कम से कम 76% बच्चों ने मेरी बात सुनी, इतनी बहुत बड़ी बात है, और यही इंपॉर्टेंट है कि बच्चे क्लास से को सीख के जाएंगे। निजवाचक भी होता है, निजवाचक में आप भी होता है, स्वयं भी होता है, खुद भी होता है, निजवाचक भी है और ये पुरुषवाचक भी है। ठीक है बेटा, दोनों में आता है, आप शब्द दोनों में आता है, निजवाचक में भी और पुरुषवाचक में भी। ठीक है, हाँ निजवाचक में भी सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। कौन आया, कौन आया में कौन क्या है? देखो बड़े सर्वनाम के बारे में बात चल रही है, और याद रखिएगा सर्वनाम के बारे में बात चल रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने अभी अभी आपसे सर्वनाम के बारे में बहुत सारी बातें करी है। तो कम से कम इन क्वेश्चनों के सही आंसर वही बच्चा दे पाएगा जिसने मेरे पिछले 2 क्वेश्चनों के बड़े ध्यान से आंसर सुने होंगे। और पिछले 2 क्वेश्चन का जिसने ध्यान से आंसर सुना है उसको इस क्वेश्चन के आंसर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, आनी भी नहीं चाहिए। और क्यों आएगी? मैं कह रहा हूँ ना, हिंदी ले डूबेगी डीएसएसबी में। हिंदी इंग्लिश अच्छे अच्छों को ले डूबती है, लगते आसान है और पता चलता है हम घूम रहे थे नर्सिंग में और पीछे मैथ रीजनिंग के पीछे, और ले डूबी हिंदी इंग्लिश। तो ऐसा हो सकता है। आप बस फोकस रखिए चीज़ों पर, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि आप जो पढ़ रहे हैं वैसा ही पेपर आए, और वही आएगा क्योंकि ईश्वर ने ही सब कुछ डिसाइड कर रखा है और उसको ये पता है कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल इनको जरूर मिलना चाहिए। मनोज पढ़ ले, तू एक क्वेश्चन के पीछे पढ़ा हुआ है तब से, इतना ध्यान, बाकी तूने पता 10 क्वेश्चन खराब कर दिए। जातिवाचक होनी चाहिए, यही तुम्हारे में, यही तो चुल होती है। पहले से क्वेश्चन से 8वां क्वेश्चन आ गया, तू वही पढ़ा है जातिवाचक प्रश्नवाचक में। बैठा रहे आराम से फिर। इतने एफर्ट के बाद भी सर अगर एस्पिरेंट आपको अपनी सक्सेस का क्रेडिट नहीं देते तो ऑल इन वन सर। अरे कोई फर्क ना पड़ता किरण, क्रेडिट किसको चाहिए? क्रेडिट से मिलना क्या है? मुझे क्या मिलेगा? झंडे लग जाएंगे मेरे? नहीं लगेंगे। जिसको जानना है ना वो जानता है मुझे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। किसी का क्रेडिट नहीं चाहिए, अपने अपने पेट भर लो, बहुत है। खुद की नौकरी लग जाए बहुत है लोगों की, मेरे को क्या क्रेडिट देगा कोई बेटा? मैं सेटिस्फाइड हूँ मेरी लाइफ से। किसी गरीब, एक गरीब का भला हो जाएगा तो मेरा तो पढ़ाना वैसे सक्सेसफुल हो गया। किसी एक गरीब का भला हो जाए बस, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। पर्पस भी वही है मेरा तो।
कौन आया है, मैं शब्द में कौन शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। मैंने कहा बिल्कुल। तो सबसे पहले तो बताओ कौन क्या है। तो मैंने अभी तो आपको बताया था कौन के बारे में, कौन सर्वनाम है। आपने कहा कौन सा सर्वनाम है कौन, अभी बताया बेटा कौन सर्वनाम है। आपने कौन कौन सा, मैंने कहा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है कौन, प्रश्नवाचक, हाँ कैसे, क्या, कौन, कैसे, कहाँ, कब, क्यों, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। तो ये तो कन्फर्म है कि कौन सर्वनाम है, तो सर्वनाम तो मैंने मान लिया। अब कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है, तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक को जान दो। कहाँ जान दो, कहीं भी जान दो, पर यहां से जान दो। अच्छा, पुल्लिंग है, कौन आया है, आई है नहीं है, आया है, इसका मतलब पुल्लिंग है, कौन आया है या कौन आए हैं, कौन आए हैं नहीं, आया है एक वचन, ये यूं होता है आंसर। इतने तो हम आप समझ ही गए हैं, अब तुम हल्के में मत लो चीजों को यार। सिंह मिश्रा सबके नाम पर एक ही नाम होता है, सो सर आपका। थैंक्स बच्चे, गॉड ब्लेस यू। अब जान सर आप थोड़ा प्लीज हिंदी, बेटा मैं इंग्लिश को हिंदी में कैसे करूं ट्रांसलेट, ये जो हिंदी है ये हिंदी में पूछेगी तो आई हैव टू कन्वर्ट दैट इंग्लिश, तो फिर ये पूरा इंग्लिश ही बन जाएगा ना बेटा। तो वो तो बेटा मजबूरी है, मैं कुछ नहीं कर सकता, हिंदी में पढ़ा सकता हूँ, अंग्रेजी में मैं नहीं पढ़ा सकता। अगर जीके होती तो मैं इसे कन्वर्ट भी कर देता, पर क्योंकि ये हिंदी है इसलिए हिंदी में ही काम चलाना पड़ेगा बच्चे। ठीक है बेटा, तो आंसर समझ में आ रहा है ना। प्रश्नवाचक है, पुल्लिंग है, क्यों कौन आया है, और कौन आए हैं नहीं, कौन आया है, तो एक वचन में जाएगा, आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट क्वेश्चन को पढ़िएगा और मैं आपको इसका आंसर दे देता हूं ऑप्शन के साथ। तो ये रहे आपके ऑप्शन जो आपके सामने आने वाले हैं। पोलिंग में शुरू कर रहा हूं, फटाफट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और पोलिंग के हिसाब से अपना आंसर टिक कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। पेपर हिंदी में आएगा बच्चे, हिंदी का पेपर तो हिंदी में आएगा ना बेटा। फटाफट क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर करें। नॉन नर्सिंग का सेकंड पार्ट नहीं मिल रहा, छिप गया है वो, हाइड है। आपने कहा सर ठीक है बताओ इसके बारे में क्या बताना है। तो बेटा याद रखिएगा वन बाई वन क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दे रखे हैं, उनमें से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार, कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। थाली में बहुत खाना बचा है, तो मुझे बहुत पे ध्यान देना है, बाकी किसी चीज पे ध्यान नहीं। और बहुत क्या है, विशेषण है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। पता, विभीषण नहीं कहते, विभीषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता को व्यक्त करे। मैं दोबारा बता दूं विभीषण के बारे में, विशेषण के बारे में, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम के की विशेषता को बताए, किसको बताए, विशेषता को बताए, इसे कहते हैं विशेषण। अब विशेषता क्या होती है देखो, थाली में बहुत खाना है तो बहुत क्या हो गई, विशेषता। अब ये देखनी है कि ये तो कन्फर्म है कि जो बहुत वर्ड है वो विशेषण है। विशेषण दे रखा है बहुत शब्द, और विशेषण में कौन सा टाइप का है, निश्चित। बहुत खाना है, अब बहुत का क्या पैमाना है, आधा किलो है, 5 किलो है, 7 किलो है, 2 किलो है, तो निश्चित संख्यात्मक तो नहीं हो सकता, और संख्यात्मक नहीं हो सकता, संख्यात्मक तो ये हो ही नहीं सकता ना। संख्यात्मक जहां जहां दे रखा है उसको तो काट ही दो, क्योंकि ये संख्यात्मक नहीं है, परिमाण, ये परिमाण बता रहा है, तो ये परिमाणवाचक है। संख्या, थाली में 3 रोटी हैं, ये है क्या, संख्यावाचक। थाली में बहुत रोटी हैं, ये तो परिमाणवाचक है। थाली में 3 रोटी हैं तो ये बताएगा संख्यात्मक। थाली में बहुत रोटी हैं तो क्या बताएगा, परिमाणवाचक। तो ये बहुत पूछ रहा है, संख्या नहीं दे रखी, तो संख्या वाला तो काट दीजिए आप। तो जिसने भी आंसर ए और डी दिया है उसके लिए तो मैं अलग से मूर्ति बनवाऊंगा बहुत जल्दी। इनके लिए तो अलग से मूर्ति की व्यवस्था कराई जाएगी, जिनका आंसर ए और डी है ना। तो ये मान के चलो इनको तो डीएसएसबी घर बुलाने आएगी कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो मेरे राजकुमार हो, राजस्थान में बैठ के क्या कर रहे हो, तुम्हारी जगह दिल्ली में है, तुम सेंटर संभालो क्योंकि तुम ए और डी वाले हो। नहीं, हाँ तो ए और डी वाले, तो तुम्हें, तुम्हारा तो रिजल्ट भी नहीं आएगा, तुम्हें तो लोग घर बुलाने आएंगे, तुम्हारा तो नाम आएगा अखबार में, बाकी सबके तो रिजल्ट आएंगे, तुम्हारा तो नाम आएगा। और डीएसएसबी बोर्ड खुद कहेगा कि सुनो भाई साहब यहाँ कुछ मत करो, तुम जैसे हीरे की परख तो दिल्ली में है, आओ पार्लियामेंट संभालो। कहाँ इन में रेगिस्तान में पड़े हो, राजस्थान में, चलो दिल्ली चलो डबल डेकर से, और वहीं रहना, विधानसभा संभालो, सॉरी लोकसभा संभालो, सांसद तुम्हारा वेट कर रहा है।
ठीक है बच्चे, चलें, बेहतरीन। अब बात करते हैं परिमाण। क्या ये परिमाण बहुत वर्ड निश्चित वर्ड है अनिश्चित वर्ड है? तुम बताओ, बहुत का मतलब निश्चित या अनिश्चित? नहीं मुझे बताओ, बहुत का मतलब फिक्स है या अनिश्चित है? चलिए बताओ फटाफट। बताओ फटाफट, अनिश्चित है अनिश्चित है? अनिश्चित है, तो आंसर आ गया ना, अनिश्चित। रटना क्यों है, सिंपल से आंसर करो तुम लोग, मस्त हो गए, भाई बैठा है ना तुम्हारा, तुम तो बस ध्यान दो क्वेश्चनों पे। अगला क्वेश्चन, अब तो तुम कर ही दोगे, विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। भाई ने अभी तो टिकाया आपको आंसर, अब तो ये वाला मत गलत कर देना, ये वाला मत गलत कर देना, और क्वेश्चन को सही पढ़ना, अर्थ का अनर्थ नहीं करना है, ठीक है डॉक्टर साहब। और विशेषण पूछ रहा है, और मैंने बताया था किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द को ही विशेषण कहा जाता है। बोलो आज के आनंद की जय। अब इसे तो मत गलत करना तुम लोग, अभी तो बता के गया हूं, दोबारा बता रहा हूं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को वही विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष से कहा जाता है। जिसकी जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष से कहा जाता है। उपयुक्त वाक्य में लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें लाल क्या हो गया, इसमें लाल क्या हो गया? अरे ये तो मत करो रे, अब तो फटाफट आंसर करो ना तुम लोग, इसमें भी कंफ्यूजन है तुम्हारा भाई साहब बहुत। ये कौन है शुतुरमुर्ग? दौड़ रहा है, दौड़ रहा विशेषता होती है क्या? दौड़ रहा क्रिया होती है, दौड़ना क्रिया होती है, अच्छा दौड़ना विशेषता होती है क्या? बे तुम लोग क्या मास्टर बनोगे, क्या कंपाउंडर बनो? सी वालों तुम्हारा तो है ना, सच में है ना, सी करना चाहिए। दौड़ रहा है, दौड़ को विशेषता कह रहे हैं। अरे विशेषता होती है सर्वनाम और संज्ञा के गुण को बताने वाली, दौड़ना विशेषता नहीं होती, अच्छा दौड़ना विशेषता होती है। लाल शब्द बता रहा है विशेषता को, लाल घोड़ा दौड़ रहा है, तो लाल शब्द हो गया विशेषण और घोड़ा हो गया विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं, क्या कहते हैं? विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। तो बेटा घोड़ा जो है वो तो हो गया विशेष, और जो विशेषण है, जो विशेषण है वो हो गया है लाल। अभी तो मैंने बताया था जो विशेषण है वो है लाल और घोड़ा हो गया है विशेष्य, तो आंसर चला गया लाल। आउटसोर्सिंग वैकेंसी के बारे में बता दो नवीन। ये नवीन वो है, नवीन की सोच वैसी है कि मंदिर बनानी भिखारी पहले आ गए, ये वो सोच का व्यक्ति है नवीन भाई साहब तुम। क्यों, मैं बताऊं क्या रीजन है। आउटसोर्सिंग का नोटिस आ गया है, वो मैंने मान लिया। 15 सितंबर का नॉट सेट का नोटिस आ गया है, वो तुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मुझे 15 सितंबर पढ़ाई करनी है। अगले एम्स में क्या होगा, अगले नॉट सेट में एग्जाम होगा, वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी, छाती पीट पीट के मातम बनाना शुरू कर दे, और जब तक छाती फट नहीं जाए और मर नहीं जाए तब तक मातम बनाते रहो। जो हाल जो तुम्हारे हाथ में उसका सोचो। भविष्य की सोचने वाले नाकारा होते हैं और भविष्य की रोने वाले भी नाकारा होते हैं। वर्तमान में जियो और वर्तमान में भविष्य को सुधारो, ठीक है बेटा नवीन। अब मैंने इससे ज़्यादा तुम्हें ज्ञान नहीं दे पाऊंगा, बाकी यही आंसर है। आउटसोर्सिंग का आंसर मैंने दे दिया, यही आउटसोर्सिंग, ठीक है। आई होप आपको एम्स के आउटसोर्सिंग के नोटिफिकेशन की जानकारी मेरे इस सेंटेंस में मिल गई होगी। और किसको समझाना है नोटिफिकेशन के बारे में, या इतना काफी आज? बहुत बढ़िया, चलो अच्छी बात है। अरब सिंसनवार सर, मैं माइनस टेम्परेचर में बैठकर आपकी क्लास देख रहा हूँ, ये मैं चुका नहीं पाऊंगा तेरा एहसान। ये मान के चल, मरूंगा ना जब तक तेरा एहसान मेरे पे रहेगा ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट क्वेश्चन को पढ़े और आंसर दे। धर्मराज कह रहा है घोड़ा सर जातिवाचक संज्ञा होगी शायद। मैंने कब मना किया? मैं तो ये कह रहा हूँ जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष से कहते हैं। विशेष संज्ञा भी हो सकती है, सर्वनाम भी हो सकता है, ठीक है मेरे धर्मराज कारोल। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि घोड़ा संज्ञा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उस संज्ञा और उस सर्वनाम को विशेष से कहा जाता है।
चाहे वो कोई सी भी संज्ञा हो, चाहे वो कोई सा भी सर्वनाम हो। ठीक है धर्मपाल, क्या नाम है तेरा, धर्मराज। कोई जरूरी नहीं है कि जितना आता हो उतना हर जगह हम उसको बीच में टांग अड़ा दें। ऐसा जरूरी नहीं होता बेटा, कई चीजें आने के बाद अंदर रखनी पड़ती हैं, क्योंकि हम उस चीज को उस एस्पेक्ट में समझ नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा सा हल्का मत हुआ करिए, आए तो संभाल लीजिए करिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि आए तो चल जाऊं। बेहतरीन। हो गया, चलो। चलो पोल को कर रहे हैं एंड, और 46 बच्चे ये कहना चाह रहे हैं, देखिए निम्न वाक्यों में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है वो बताता हूं आपको मैं, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, ये जो क्वेश्चन आया है ये एक नई टाइप की क्रिया है पूर्वकालिक। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या कहलाती है, जब कर्ता सब्जेक्ट, जब कोई सब्जेक्ट या कर्ता किसी क्रिया को समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया को प्रवृत्त करता है या शुरू कर देता है, तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। दोबारा सुन लो, जब कोई कर्ता किसी एक क्रिया को समाप्त कर कर उसी क्षण दूसरी क्रिया को शुरू कर देता है, तो पहली वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या बीमारी है, अरे मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे सुनो। जब कोई कर्ता किसी एक क्रिया को पूर्ण करके दूसरी क्षण दूसरी क्रिया शुरू कर देता है, तो उस प्रकार की पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो यानी पूर्वकालिक क्रिया में ये काम पहले हो चुका है और उसके होते ही दूसरा काम शुरू हो चुका है, इसे तो पहली वाली को कहेंगे पूर्वकालिक। अब तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अरे कितना चिल्ला चिल्ला के बोला मैं, अब तो आ गया होगा, नहीं आया। अरे मतलब ये कह रहा है कि कोई कर्ता किसी क्रिया को पूर्ण करके उसी क्षण दूसरी क्रिया शुरू कर दे, तो पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अरे अब तो आ गया होगा यार, मैंने बहुत समझाया, 5 बार बोल रहा हूं। मैंने कहा देखो, वह शाम को पहुंचेगा, अभी तो एक क्रिया भी पूरी नहीं हुई, तो ये पूर्वकालिक क्रिया नहीं हो सकती। उसने मुझे पुस्तक सौंपी, सौंप दी, उसके बाद दूसरी क्रिया शुरू नहीं की, इसका मतलब ये भी पूर्वकालिक क्रिया नहीं। उसने मुझे पुस्तक सौंपी और घर चला गया, तो ये होती पूर्वकालिक क्रिया। पर उसने ऐसा कोई सेंटेंस नहीं कहा, उसने कहा उसने पुस्तक सौंपी, सौंपी तो बात खत्म, इसमें एक ही क्रिया है, इसका मतलब ये पूर्वकालिक क्रिया नहीं हो सकती। समझ आ रहा है क्या रे? अपने का सर, और वह धीरे धीरे खा रहा था, खा रहा है, तो अभी तो क्रिया पूरी नहीं हुई है, और हुई है तो अगली क्रिया शुरू नहीं हुई है, तो ये भी नहीं है। उसने नहाकर एक काम कर लिया, भोजन किया, उसने तुरंत भोजन कर लिया, नहा के आया तुरंत खाने पे टूट पड़ा, एक क्रिया पूरी कर ली, अगली क्रिया शुरू कर दी, तो जो क्रिया पूरी हो गई वो कहलाएगी पूर्वकालिक। तो उसने नहाकर यानी एक काम पूरा कर लिया और भोजन करना शुरू किया, उसी क्षण उसने दूसरा काम करना शुरू कर दिया, इसका मतलब आंसर ए कहलाएगा पूर्वकालिक क्रिया। अब तो आ गया होगा मेरे भाई, ऐसे मत देखो तुम लोग, इतने प्यार से देखोगे तो आंसर नहीं दे पाओगे। क्या आंसर आ रहा है आपको? सूरज सर कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव, आपके इस ज्ञान को कल्पना के भी नहीं किया सकते। आप सब संभव कर रहे हो, सब आप लोगों के लिए कर रहे हैं बच्चे, आप मेहनत कर रहे हो, हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये मेरा काम है। और मैं बहाने नहीं बढ़ता, ऑनलाइन आने में मैं बहाने नहीं बढ़ता, मैं आऊँगा। एक्चुअल में क्या है ना, कहते हैं ना, एक कहावत है हमारी, मेरी माँ मुझे बोलती थी कि पूत कपूत हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती। पूत कपूत हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती। मतलब तुम बुरे हो सकते हो, तुम मेरे लिए बुरा सोच सकते हो, पर मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोच पाता, क्योंकि वैसा फीलिंग ही नहीं आती तुम्हारे लिए कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बुरा करूं, या तुम्हारे लिए बुरा सोचूं, या तुम्हारे लिए कुछ मैं तुम्हारा बुरा भविष्य में कल्पना करूं। मेरे अंदर वैसा आता भी नहीं, एक बार भी नहीं आता। गुस्से में मैं बोलता जरूर हूं, मेरी आदत है, क्योंकि ये मेरा नेचर है। अब ये नहीं बदलेगा यार, मैं मीठा नहीं बन सकता, क्योंकि आदत ही नहीं है मेरे को, सहलाना बच्चे को नहीं आता। मैं, बच्चे जो मुझे प्यार करते हैं मेरे इसी नेचर से करते हैं, मैंने कुछ बदला नहीं है अपने अंदर। तो हो सकता है मेरी बातें कुछ को बहुत बुरी लग जाती हो, कुछ को इंसल्ट फील होती हो, पर मैं, मेरा पर्पज कभी किसी को मतलब किसी को हार्म पहुंचाना तो बिल्कुल नहीं रहा, और किसी का बुरा मैंने कभी चाहा नहीं। तो तुम हो सकता है मेरे बारे में बुरा बोलो, बाहर जाके 4 लोगों को बोलो, पर मैं तुम्हारे लिए फिर भी ठीक बोलता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम लोग जो है मासूम टाइप के लोग हो, भावनाओं में बह जाते हो, तुम्हें वो अच्छा लगता है जो सहलाता है, जो डांटता है वो बेकार लगता होगा, पर नो प्रॉब्लम। तुम्हारे पेरेंट्स को पता है कि मेरी वैल्यू क्या है, और वो समझेंगे एक बार, और उन्हीं के लिए पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे लिए तो मैं पढ़ा भी नहीं रहा, लिटरली सच बताऊँ, तुम्हारे लिए तो मुझे कोई खास लगाव भी नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स का कुछ भला हो जाएगा तो उनके चेहरे पर स्माइल आएगी ना, उस समय लगेगा जीवन सक्सेस हो गया, और जीवन को जीने का, पढ़ाने का मकसद पूरा हो गया। इसलिए यहाँ फ्री में बैठ के मैं गला फाड़ता रहता हूँ, क्योंकि ठीक है, किसी का तो भला हो, किसी के पेरेंट्स तो बेचारे खुश हों, चेहरे में स्माइल आए, आंखों में आंसू आए, खुशी के आए चाहे, पर आए जरूर। नेम्स, गॉड ब्लेस यू।
तो बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। तो बेटा चलो इसका मैं पोलिंग करवा देता हूँ आपके सामने, ठीक। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। उन्नति तोमर, गॉड ब्लेस यू बेटा। ठीक है बच्चे, तो मैं एक बार देख लेता हूँ। निम्नलिखित वक्त में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है, पूछा है। नहीं, तो मैं आपका आंसर देख लेता हूँ। आंसर आपने सी दिया है, मोस्टली बच्चों ने सी दिया है। ऑब्वियसली बात है, पढ़ने वाले बच्चे हो तो सी सही होगा। अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है, ध्यान से सुनना, मैं बताता हूँ। जब किसी वास्तविक या कल्पित ध्वनि के अनुकरण से क्रिया बना ली जाती है, जब किसी वास्तविक, या तो वो ध्वनि कैसी हो, समझो मेरी, या तो वो ध्वनि कैसी हो वास्तविक, या तो ध्वनि वास्तविक हो, या वो ध्वनि कैसी हो कल्पित, कल्पना वाली। कल्पित ध्वनि, ध्वनि हिंदी पढ़ा रहे हैं तो वर्तनी शुद्ध लिखनी पड़ेगी, ठीक है बच्चे। वास्तविक या कल्पित ध्वनि के अनुकरण से, उसके बाद जो अनुकरण से क्रिया बना ली जाती है उसे कहते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। इसके अनुकरण से क्रिया बनती है। आपने कहा समझाइए, मैं समझाऊंगा, मेरा काम है समझाना, आप बस समझिए कैसे। या तो कोई ध्वनि वास्तविक हो या कोई ध्वनि कल्पनात्मक हो, उनकी ध्वनि के अनुकरण से जो बनती है उसे कहते हैं अनुकरणात्मक क्रियाएं। आपने कहा एग्जाम्पल दे दीजिए। एग्जाम्पल देता हूं। खटपट, खटपट ये है शब्द, इससे बनता है खटपटाना, खटपटाना। खटपट से बना खटपटाना, फड़फड़ से बना फड़फड़ाना, हिन हिन से बना हिन हिनाना, मैं से बना मिमियाना। तुम्हें समझ में आ रहा है? खटपट से बना खटपटाना, फड़फड़ से बना फड़फड़ाना, हिन हिन से बना हिन हिनाना, और मैं से बना मिमियाना। ये सारी अनुकरणात्मक क्रियाएं होती हैं। बात है इनमें से क्या फड़फड़ाना है, मैं से बना मिमियाना है, हिन हिन से बना हिनियाना है या है, जुटलाना नहीं बना, जुटलाना नहीं बना किसी शब्द की क्रिया से। इसका मतलब आंसर जाएगा सी। क्या जाएगा बेटा आंसर? सी। विकास शर्मा, गॉड ब्लेस यू बच्चे। समझ में आया आपको ये जो मैंने बताया? अनुकरणात्मक क्रियाएं क्या होती हैं? किसी वास्तविक या कल्पित ध्वनि के अनुकरण से जो क्रियाएं बनती हैं उसे कहते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। फटाफट क्वेश्चन को पढ़ो और मैं इसके पोलिंग की व्यवस्था करवाता हूं, ठीक है बेटा। पुरुषोत्तम कुशवाहा पढ़ ले, पिछली क्लास खोल दो, पिछली क्लास खोल दो, कुछ नहीं खुलता पिछला, तो ये बताने के बाद, डालने के बाद कुछ नहीं खोलते, हम बंद कर देते हैं फिर नहीं खोलते। फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए बच्चे, ठीक है बेटा। चलो, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बहुवचन का सबसे अच्छा विकल्प है। इनमें से कौन सा बहुवचन का सबसे, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? ऐसा करूं, मैं बताऊं, तुम इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर रहे हो, पर मैं तुम्हें इसकी ट्रिक बता देता हूं। ऐसा है, ये सारे शब्द को एक वचन मान लो। इन सारे शब्द को क्या मानो? एक वचन। और इनके बहुवचन बना के देखो, क्या इनके बहुवचन बन रहे हैं क्या? और जिसका बहुवचन सही नहीं लग रहा बोलने में, वही आंसर है। इन सबको क्या मान लो? एक वचन। और उनके बहुवचन देखो, क्या इनके बहुवचन कभी आपने सुने हैं? और जिनके बहुवचन आपने नहीं सुने, वो खुद बहुवचन है। ये ट्रिक दी थी मैंने, शायद तुमको समझ में नहीं आई। दोबारा बोलूं, इन 4 ऑप्शन में से बहुवचन पूछ रहा है, तो इनको चारों को मान लो एक वचन, और इनके बहुवचन बना के देखो क्या बहुवचन है। अगर जिसके बहुवचन बन रहे हैं तो वो तो एक वचन होगा, और जिसके बहुवचन नहीं बन रहे वो खुद बहुवचन होगा। यार अब तो मैं समझ गया, अब तो तुम्हें समझ में आना चाहिए। मैं बताता हूँ, बताओ।
जल्दी जल्दी करो फटाफट, लेट्स सी। अब मैं कुछ हिंट मिली है, कुछ काम चला कि नहीं चला। बहुवचन पूछ रहा है, बहुवचन। यस, अब देखो, अब आंसर चेंज हो गया ना। ऐसी ट्रिक से काम चल जाता है। मैं बता देता हूँ, देखो मैं पोल को तो एंड कर रहा हूँ। नदी, नदी का बहुवचन नदियां होता है। इसका मतलब नदी बहुवचन नहीं होता, नदियां बहुवचन होता है, तो बहुवचन नदी नहीं हो सकता। आंसर ए गलत, क्योंकि इसका बहुवचन नदियां होता है। लुटिया, लुटिया का बहुवचन लुटियां होता है। लुटियां, बहुत सारी लुटियां को कहते हैं लुटियां। एक लुटिया, एक चिड़िया, अनेक चिड़िया, एक लुटिया, अनेक लुटिया। समझ में आ रहा है? बचपन में सुना है ना ये आपने कार्टून में? नहीं सुना क्या? एक चिड़िया अनेक चिड़िया, एक लुटिया अनेक लुटिया। अरे सुना है कि नहीं सुना रही? हाँ ये तो है। तो लुटिया का बहुवचन लुटिया होता है, इसका मतलब लुटिया तो एक वचन हुआ, और लुटिया होता तो बहुवचन होता, इसलिए ये लुटिया भी बहुवचन नहीं होता। फिर शर्मा कह रहा है मैं तो गिटार निकाल लिया था। पाठक, पाठक का बहुवचन होता है पाठकगण। इसका मतलब ये भी एक वचन है। आंसर है दर्शन। ये जो दर्शन है वो बहुवचन है। सुन, मैं बांके बिहारी के दर्शन करने गया, यहां दर्शन एक वचन है। हम सब बांके बिहारी के दर्शन करने गए, यहां दर्शन बहुवचन है। दर्शन ही बहुवचन होता है। ऐसा कभी सुना है हम सब बांके बिहारी के दर्शनों करने गए? ऐसा सुना है कभी तुमने? नहीं सुना ना। हम, मैं बांके बिहारी के दर्शन करने गया, हम सब बांके बिहारी के दर्शन करने गए, है तो दर्शन ही। कभी तुमने किसी को बोलते सुना है हम सब ने मिलकर दर्शनों किए? ऐसा सेंटेंस सुना है तुमने कभी? नहीं सुना, क्योंकि दर्शन एक वचन में भी काम आता है और बहुवचन में भी काम आता है, तो दर्शन ही बहुवचन है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? एग्जाम्पल दिया, मैं समझ गया ना तुम लोग? तो अगर मैं दर्शन करने जाऊं तो भी दर्शन ही है, और हम सब दर्शन करने जाएं तो भी दर्शन ही है। आउटस्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन हसन खान, गॉड ब्लेस यू बच्चे। गौरव सर को नमस्कार, गौरव सर की जय। हम सबके बीच में गौरव सर पधार चुके हैं, गौरव सर का स्वागत करिए सब लोग। सर्वश्रेष्ठ के साथ सत्र का आनंद लें। सब सर भी हिंदी का उपयोग कर रहे हैं, बड़ा बढ़िया है। हम सबके आदरणीय, हम सबके पूजनीय, हम सबके बीच में लिविंग लेजेंड कहते हैं हम इनको। लीजेंड एक्चुअल में तब कहते हैं व्यक्ति को जब चला जाता है, पर भाई हमारे लिविंग लेजेंड है। मतलब दिस इज द गोट ऑफ नर्सिंग एरा, ग्रेट ऑफ ऑल टाइम, मिस्टर गौरव रावल सर। फटाफट सब लोग स्वागत करें, अभिनंदन करें सर का। अभिनंदन करेंगे हिंदी में, आज स्वागत नहीं करेंगे, अभिनंदन करेंगे, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन आपके साथ ये रहा। हम सबने गौरव सर के दर्शन किए, बिल्कुल यही है दर्शन का पर्यायवाची। पोल की व्यवस्था करें? ठीक है, करवाते हैं। निम्नलिखित में से वर्तमान काल की पहचान क्या होती है? वर्तमान काल की क्या पहचान होती है? तो पता है आपको वर्तमान, ये तो मैं तुमसे फालतू में पोल करवा लिया, ये तो तुम ऐसे आंसर कर देते मजे मजे में। वर्तमान काल क्या होता है? जब क्रिया के निरंतरता हो, और वर्तमान जब क्रिया की निरंतरता हो या क्रिया आरंभ हो चुकी हो किंतु समाप्त नहीं हुई हो, इस प्रकार के काल को वर्तमान काल कहा जाता है। जब किसी क्रिया को निरंतर किया जा रहा हो और उसकी समाप्ति न हुई हो, इस प्रकार के काल को वर्तमान काल कहा जाता है। तो वर्तमान काल में कार्य होना होता है, कार्य चल रहा होता है। कार्य हो चुका होता है? नहीं। कार्य होने की संभावना होती है? नहीं। कार्य होना होता है? नहीं। कार्य चल रहा होता है, और जो कार्य चल रहा होता है उसी को वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं, वैसे सुन लो। मैं लिख तो नहीं रहा, पर सुन लो। सामान्य वर्तकाल, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान और संभाव्य वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। टोटल कितने होते हैं? 5 वर्तमान होते हैं। और वर्तमान में क्रिया चल रही होती है, इसकी पूर्ण क्रिया को नहीं दिखाते, क्रिया पूर्ण नहीं हुई होती है, इस प्रकार के काल को वर्तमान काल कहते हैं। तो आंसर आप सबका ऑलमोस्ट सही है, बड़े खुशी के साथ 88% टिक करके बैठे हो, मजे ही मजे।
ठीक है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट क्वेश्चन को पढ़े और आंसर करें। सर हम आपको हिंदी वाले सर बोले, इंग्लिश वाले सर बोले या ऑलराउंडर बोलो, तुम भाई बोलो बस। भाई का मतलब ही सब कुछ है, जिसका कोई नहीं होता उसका भाई होता, और भाई में सबका समावेश है। तो और कुछ मत बोलो, भाई बहुत है मेरे लिए। इन रियल जीतू भैया, इन रियल बढ़िया वाला भैया। नरेश सो रहा था, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए बेटा। जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, इसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। और भूतकाल का कार्य पूर्ण हो चुका होता है, इसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो नरेश सो रहा था, इसका मतलब कार्य पूर्ण नहीं हुआ, कार्य चल रहा था। नरेश सो रहा था या नरेश सो चुका था? नरेश सो चुका था, ये तो पूर्ण भूतकाल हो गया। नरेश सो रहा था यानी रनिंग में चल रहा है, अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब इट इज द अपूर्ण भूतकाल, नॉट द पूर्ण भूतकाल। तो इसका आंसर जिसने ए दिया है उसके साथ बड़ी सहानुभूति है, क्योंकि आंसर इसका बी है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, समझ में आया? आपने कहा सर बताइए क्या कहना चाह रहा है। मैंने कहा जिस क्रिया से यह ज्ञात हो, जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो नरेश सो रहा था, इसका मतलब है कार्य पूरा नहीं हुआ था, चल रहा था। नरेश सो चुका था तो कार्य पूरा हो चुका था, वो पूर्ण भूतकाल होता। और नरेश सो रहा था, इसका मतलब है कि ऐसे कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। क्या कहेंगे? अपूर्ण भूतकाल। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आ रही है कि नहीं आ रही है? मैंने गारंटी दी है, 100% मेरी गारंटी है। मैं जो कह रहा हूँ वो मैं बाद से नहीं करता, मैं लिख के बोलता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ स्क्रीनशॉट ले लो तुम। 100% मेरी गारंटी है। पैटर्न हिंदी के क्वेश्चंस का यही रहेगा जो मैं आपसे करवा रहा हूँ। क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, मना नहीं कर रहा, पैटर्न नहीं बदलेगा। 20 क्वेश्चन, इनमें से एक भी पैटर्न बाहर चला जाए, भाई को बोलना कि भाई हिंदी पढ़ाई थी आपने, 19 ही क्वेश्चन के पैटर्न मिले, 20वां क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया। ऐसा नहीं होगा। यही पूछेगा सर्वनाम, यही पूछेगा विशेषण, यही पूछेगा क्रिया, यही पूछेगा काल, सब कुछ यही पूछेगा। तुम बेफिक्र रहो, 120 क्वेश्चन एज इट इज आपको पैटर्न में से मिल जाएंगे। पैटर्न की बात कर रहा हूं। तो मेरा आपसे ये है कि जब आप एग्जाम को देखो तो आपको एग्जाम में कुछ नया नहीं लगे कि यार ये क्या है, तो मैं लगे अरे भाई ने करवाया तो था उस दिन, वैसे तो क्वेश्चन है, अरे वो नहीं है वैसा ही तो है, तो आपको माइंड सेट रहेगा कि भाई ने क्वेश्चन करवाया है, इसलिए गला फाड़ रहा हूं यहाँ बैठ के, और तो कोई रीजन है नहीं। अगला क्वेश्चन, अलग अलग सेक्शन आएंगे अजय, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग। सब कराऊंगा मैं, उपसर्ग भी आएंगे, प्रत्यय भी आएंगे, पैसेज भी आएगा, सब आएगा, और मैं सब करा के जाऊंगा। मैं कह रहा हूं ना, मैं सब कराऊंगा, तुम तो बेफिक्र रहो। पूरा पैटर्न करा दूंगा, उसके बाद तुम्हारी किस्मत, तुम कितने सही करके आओ। पैटर्न सारा करा दूंगा। पैसेज भी आएगा, बिल्कुल पैसेज भी कराऊंगा, अभी सब करवाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। पैसेज भी कराऊंगा, प्रत्यय भी कराऊंगा, उपसर्ग भी कराऊंगा, सब कराऊंगा, कुछ नहीं छोड़ू, बस तुम पढ़ते रहो। दिए गए शब्द में से उपसर्ग को ज्ञात करिए। दिए गए शब्द में से उपसर्ग, आपने कहा सर उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग बेटा ध्यान से, उप और सर्ग दो शब्द से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उपसर्ग दो शब्द से बना है, मैंने कहा ठीक है। जिसका अर्थ होता है समीप आकर नया शब्द बनाना, यानी जो शब्द किसी शब्द के आगे लगकर नया शब्द बना देते हैं या उसमें कुछ विशेषता ला देते हैं, इसको उपसर्ग कहते हैं। यानी याद रखना, समीप आकर, समीप आकर यानी कहां लगकर? आगे। समीप आकर नया शब्द बना देते हैं, नया शब्द बनाते हैं, या फिर उसकी नई विशेषता को ऐड कर देते हैं, या फिर
विशेषता जोड़ देते हैं, ऐसे शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। समझ में आए? तो शब्द के आगे जो लगता है वो उपसर्ग होता है, शब्द के पीछे जो लगता है वो प्रत्यय होता है। हम दोनों की प्रैक्टिस करेंगे, उपसर्ग की भी और प्रत्यय की भी। समझ रहा बेटा? ठीक है कुशवा, अब तू ब्लॉक होगा 100%। अगर तूने एक बार और मैसेज किया ना पिछली क्लास खोलने के लिए, तो जिसने मुझे पिछली क्लास के बारे में बोला मैं पक्का उसको ब्लॉक करूंगा। तो पढ़ लो, यही भला है तुम्हारा। ठीक है, तो आंसर आपने सी दिया है, मैं देखता हूँ। ठीक है, ये सही करके बता दीजिए, आएगा तो अगस्त में ही, बाकी देखते हैं। तो इसमें क्या है, अधोमुखी शब्द का क्या है उपसर्ग, क्या है अधोमुखी शब्द बनता है किस प्रकार से? अधोमुखी शब्द में उपसर्ग जो होता है वो अध होता है, अध, ये वाला उपसर्ग होता है। और अध का अर्थ होता है नीचे, अध का अर्थ होता है नीचे। तो विशेषता क्या होती है इसकी? नीचे। अधोमुखी यानी नीचे की तरफ मुंह, जिसका मुंह नीचे की तरफ हो, जिसका मुंह नीचे की तरफ हो उसे कहते हैं अधोमुखी। तो अधो में अध और ये वाली बिंदु ये कहलाता है उपसर्ग। तो आंसर जाएगा सी। क्या जाएगा? सी। ठीक है, चलो चले अगला क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, फटाफट अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए। निम्न शब्द में प्रत्यय बताइए। अभी हमने क्या पूछा था? उपसर्ग। अब हम क्या पूछ रहे हैं? प्रत्यय। इसका तो मैं ऐसे ही बता दो, सिंपल, मैं इसमें कोई पोल वोल नहीं करवा रहा, ये तो बहुत सिंपल है। बताओ बताओ बताओ। निम्न में से शब्द का प्रत्यय बताइए। सुनार में क्या प्रत्यय होता है? तो सुनार बना होता है सोना प्लस आर, सोना और आर से मिलके बना होता है सुनार। तो सोना तो हो गया इसके अंदर बचे शब्द, सोना तो क्या हो गया? मूल शब्द, सोना तो हो गया मूल शब्द, और आर हो गया प्रत्यय। क्या हो गया? प्रत्यय। तो सुनार में क्या होता है? प्रत्यय। आंसर है आर होता है प्रत्यय, नार नहीं होता, अर नहीं होता, र ना होता। सर प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वह शब्द होते हैं जो दूसरे शब्द के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के परिवर्तन अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जो पीछे जुड़कर शब्द में परिवर्तन करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, जो आगे जुड़कर शब्द में परिवर्तन करते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग आगे जुड़ता है और प्रत्यय पीछे जुड़ता है, काम दोनों के एक ही है कि शब्द की जो परिभाषा है, शब्द की जो मीनिंग है उसको अपने हिसाब से बदलना। तो शब्द के अर्थ में परिवर्तन करने की कला उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में पाई जाती है। उपसर्ग आगे से परिवर्तन करता है और प्रत्यय पीछे से परिवर्तन करता है। देख रहे हो कितना कोऑर्डिनेशन है दोनों में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न शब्द में हार प्रत्यय नहीं है, किस में से हार शब्द प्रत्यय नहीं है? पीयूष शर्मा, गॉड ब्लेस यू बच्चे। किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं है? हार किस में नहीं लगाया, ये बताओ फटाफट। किन दिए गए शब्दों में से हार शब्द में प्रत्यय उपयोग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखो, लोहार मतलब होता है लोहा प्लस हार। अब बताता ना, सोना प्लस हार, तो लोहार तो वही हो गया ना, तो ये तो इसमें तो हार है। खेवन हार में क्या होता है? खेवन हार में क्या होता है बच्चे? इसमें होता है खेवन प्लस हार, खेवन प्लस हार होता है खेवन हार। आपने कहा पालन हार में क्या होता है? पालन हार में होता है पालन प्लस हार, पालन प्लस हार, इसे कहते हैं पालन हार। तो ये तीनों तो पत्तक के क्या, इनमें तो हार लगेगा। जब इनमें हार लगेगा तो जो बचा है उसमें हार नहीं लगेगा। तो आंसर है जानन हार। जानन हार के अंदर हार प्रत्यय नहीं होता। सर ये तीनों कौन सी कैटेगरी के प्रत्यय होते हैं? ये तत्विद प्रत्यय होते हैं। वैसे इतना तुम्हें क्यों ही जानना है, पर फिर भी याद रखिएगा, तत्विद प्रत्यय में माना जाता है इनको, तत्विद। ईएसआई का रिजल्ट डिले क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें क्या है, तेरा डाउटफुल लग रहा था उनको, जयंत। वो सोच रहे हैं जयंत वर्मा को रखें कि हटा दें, बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। तो उन्होंने जयंत वर्मा की फाइल भेजी है डायरेक्टरेट में, दिल्ली। तो जैसे ही अमित शाह की बात हो जाएगी, अमित शाह जी की, आपके बारे में, उसी दिन आपके बारे में रिजल्ट बता देंगे कि जयंत शर्मा का फैसला होते ही रिजल्ट तैयार है। तो थोड़ा सा जयंत और वेट कर ले, ठीक है बेटा? इसलिए लेट कर रहे हैं ईएसआई के रिजल्ट को, बाकी सब रेडी है, तेरे चक्कर में रुका पड़ा है।
लोहार आएगा तू कर देना फिर। अंशु के अलग ही गीत चल रहे हैं, अंशु को मतलब दिमाग तो है इसमें चिड़िया का और विचार है इसके हाथी के। अंशु कोई बात नहीं बेटा। नरेश त्रिपाठी गॉड ब्लेस यू। अगला क्वेश्चन बताओ फटाफट। मेगा वैलिड सर हिंदी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए कहाँ से करें बताओ प्लीज। तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ संस्कृत। हम्म? कुएं पे आके पूछ रही है, पानी कहाँ मिलेगा, यही मिलेगा बच्चे। निम्नलिखित प्रश्नों में से चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। मूक, तो मूक का विलोम क्या होता है, मूक का विलोम क्या होगा। देखो मूक शब्द का अर्थ क्या होता है मैं बताता हूं। बड़ा, तो बड़े का अपोजिट क्या होता है, बड़े का अपोजिट होता है छोटा, तो मूक तो इसका आंसर नहीं हो सकता। घृणा, घृणा का अपोजिट होता है प्रेम, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। अचर, अचर का अपोजिट होता है चर। वाचाल, वाचाल का अपोजिट होता है मूक, मूक तो पूछा था, तो मूक का आंसर जाएगा वाचाल। क्लियर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्नों में से चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्दों का सबसे अच्छा विकल्प है। तो कौन सा, ओजस्वी का विलोम पूछा है, ओजस्वी का विलोम, ओजस्वी का विलोम होता है निस्तेज। देखो तेजस्वी होता नहीं, तेजस्वी तो ओजस्वी का पर्यायवाची हो सकता है। बदसूरत का तो खूबसूरत होता है, सुंदर होता है बदसूरत का विलोम, ओजस्वी का विलोम होता है निस्तेज, आंसर बी। सुंदर का बदसूरत, बदसूरत का सुंदर, तेजस्वी ओजस्वी होता है, तो निस्तेज अपोजिट होता है ओजस्वी का। दो लाइन सुनोगे, सुनो फिर दो लाइन एक साथ फरमाइए। दो लाइन आपके सामने है, हाँ सुनिए दो लाइन, मुझे पता है तुम दो लाइन जल्दी सुनने के बेटा बैठे रहते हो। एक साथ फरमाइएगा। मोहब्बत में सिवा इसके नई क्या बात होती है, मोहब्बत में सिवा इसके नई क्या बात होती है, किसी का दिन निकलता है किसी की रात होती है। मोहब्बत में सिवा इसके नई क्या बात होती है, किसी का दिन निकलता है किसी की रात होती है। खुदा महफूज रखे आपकी आंखों में ख्वाबों को, खुदा महफूज रखे आपकी आंखों में ख्वाबों को, सुना है इस इलाके में बरसात होती है। ठीक है बच्चे चलो। ठीक है चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ही है। कोई ना कोई ना, चलो करो, इसका करो। दरिद्र, दारिद्र्य का वैभव, इसका विलोम पूछा है, इसका विलोम क्या होगा दारिद्र्य का, गरीबी होता है दारिद्र्य देखा जाए तो, ठीक है बस वो ध्यान रखना थोड़ा सा। मैं इनके तुम्हें अपोजिट बताऊं, यश का अपोजिट क्या होता है, यश का होता है अपसय, अपयश, अपयश होता है यश का विलोम, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। वैभव का मैंने आपको बताया था अभी आपको, दारिद्र्य यानी बहुत गरीबी और वैभव मतलब बहुत ज्यादा धन, धन का अपोजिट क्या होता है, धन का अपोजिट होता है निर्धन। महान का अपोजिट होता है तुच्छ, तो बेटा दारिद्र्य का अपोजिट होगा वैभव, दारिद्र्य का अपोजिट होगा वैभव। क्लियर है चलो। अगला क्वेश्चन, जरा, जरा का अपोजिट बताओ, जरा का जल्दी, जरा का विलोम शब्द बताना है, विलोम। देखो अल्प का विलोम होता है महा, और इसका होता है बहु, और इसका होता है प्रचुर, ये होते हैं, जबकि इनमें से एक भी जरा नहीं है, तो ये आंसर तो नहीं है। यौवन, बूढ़ा, बूढ़ा का होता है जवान, थोड़ा का होता है अधिक, जरा मतलब बहुत बूढ़ा और यौवन मतलब बहुत नया, तो आंसर है जरा का अपोजिट होता है यौवन, जरा का अपोजिट क्या होगा यौवन। नरेंद्र वर्मा लिखी भी मोहब्बत में इसके सिवा, इस सिवा इसके नहीं बात, नहीं क्या बात होती है, किसी की रात होती है तो किसी की बात होती है, खुदा महफूज रखे उसके, पूरा ढंग से नहीं लिखा बेटा, कॉपी करना अगली बार ठीक है अच्छे से, और वेल ट्राई। ठीक है बच्चे चलो।
आरोह का विलोम क्या होता है? आरोह का विलोम। आपने कहा क्रमानुसार, अक्रमानुसार, तो इसका अपोजिट होगा नहीं। क्रमबद्ध का मतलब क्या होता है? क्रमबद्ध का मतलब लगातार। अरे हाँ है ना, लगातार यानी क्रमबद्ध और लगातार सेम होते हैं। इसका क्या होता है? रुक रुक कर। इसका अपोजिट क्या होता है? रुक रुक कर। आरोह का अपोजिट होता है अवरोह। आरोह का अपोजिट होता है अवरोह। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने। अग्रज का विलोम क्या होता है? अग्रज यानी बड़ा भाई, इसका अपोजिट क्या होगा? बड़े भाई का अपोजिट क्या होता है? छोटा भाई। अग्रज मतलब आगे वाला, जो पहले हो चुका है। अनुज मतलब पीछे वाला। तो अग्रज का अपोजिट होता है अनुज। आदमी का अपोजिट औरत होता है भैया। श्रेष्ठ का अपोजिट क्या होगा? निम्न। महाराज तो क्या है? महाराज का तो कुछ भी अपोजिट हो जाएगा, निर्धन जो भी मानो। पर अग्रज का होगा अनुज। अग्रज का क्या होगा? अनुज। ठीक है बेटा। जय व्यास, गॉड ब्लेस यू। अरे महारानी नहीं होता महाराज का अपोजिट महारानी नहीं होता, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है। निम्न प्रश्नों में से, विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो निम्न में से कौन सा सही पर्यायवाची नहीं चुना गया? क्यों सर मसर आप इतने अच्छे क्यों? कंजेनाइटल है, माँ बाप ने यही सिखाया, किसी के काम आ जाना। किसी को हंसा ना सको तो किसी को रुलाना मत कभी। यही सिखाया घर वालों ने, वही काम कर रहा हूँ। तो बच्चे रो तो जाते हैं डांट से, पर वो एग्जाम के बाद मुझे याद रखते हैं और कहते हैं कि भाई ने जो डांटा था उसी से सफलता मिली है। अरे बाप भी डांटता है तो बाप बुरा थोड़ी होता है, और जो प्यार से सहलाते हैं वो सब अच्छे थोड़ी होते हैं। सहलाता वो है जिसकी टीचिंग में कमी हो। सहलाता वो है जिसके कंटेंट में कमी हो। सहलाता वो है जिसके सब्जेक्ट बोरिंग हो। ना तो मेरा सब्जेक्ट बोरिंग, ना मेरी टीचिंग में कमी, और ना मेरी नॉलेज में कमी। तो मैं सहलाऊँ क्यों तुम्हें भाई? तो मैं तो एकदम मस्त रहता। ऐसा ही अपनाना पड़ेगा, ऐसा ही अपनाओ। तो पर्यायवाची शब्द का कौन सा नहीं पूछ रहा है? निम्न में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? देखो मैं बताता हूँ, बहुत ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। उपमा। उपमा शब्द का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? मैं उपमा की पर्यायवाची बता देता हूँ। उपमा का पर्यायवाची है समानता, तुलना, सादृश्य। ये सब पर्यायवाची है किसके? उपमा के। मधुआ ये पर्यायवाची नहीं होता। ये माधव मधुआ वाला जो बहुत ज्यादा मिठास वाला होता है उसे कहते हैं। तो मधुआ पर्यायवाची नहीं होता उपमा का। उपमा खाने वाला नहीं है कि सुबह नाश्ते में उपमा मिल जाए मजा आ जाए, उपमा वो नहीं है। उपमा मतलब किसी को श्रृंगार से अलंकृत करना, इसे उपमा कहते हैं। किसी को कुछ बताना, किसी की कुछ चेक करना, किसी को एज इट इज देखना, इसे उपमा कहते हैं। सादृश्य, समानता, तुलना, इसे उपमा कहा जाता है। वो नाश्ते वाला उपमा नहीं है कि नाश्ते में मिल जाता। मीन्स बेटा अगर लाइफ में गरीबी देखी है ना, तो गरीबी कोई श्राप नहीं होता। ये मान के चलना कि गरीबी पैदा जरूर हुए, गरीबी में वो भगवान की देन हो सकती है, पर गरीब मरना मत। क्योंकि गरीब इसलिए नहीं मरना है कि बेटा एक दिन सबका आता है। मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी जरूर। आपको पता है ना, एक एग्जांपल बताता हूँ कि आप जब देखते हो ना कैलेंडर में, तो कैलेंडर में कई तारीख बदलती हैं। कैलेंडर जब होता है तो कैलेंडर में कई तारीख बदलती हैं, शायद वो 365 तारीख होती हैं। पर एक दिन तारीख का भी दिन आता है, और एक तारीख ऐसी भी होती है जो कैलेंडर को बदल देती है। तो 365 दिन अगर कैलेंडर ने तारीख बदली है ना, तो एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा कि तारीख ही कैलेंडर को बदल देगी। तो मेहनत में कभी रुकना मत, निराश कभी होना मत। 365 में कभी ना कभी तो नंबर आएगा, और जब ईश्वर ने चाहा होगा तो हो जाएगा। तुम्हारी तरफ से जो कमी है वो मत होने देना। बाकी विधाता ने तुम्हारे भाग्य में जरूर अच्छा लिखा होगा, इसमें कहीं कोई प्रकार की संशय नहीं है। हाँ, अगर खुद की कमी से सिलेक्शन नहीं हुआ तो गिल्ट में रहोगे, और ईश्वर ने नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, मेहनत करोगे तो अच्छा इंसान बनोगे, और चीजें 50 रास्ते करोगे उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे जिनकी लग चुकी है नौकरी। बस निराश मत होइए और अच्छा इंसान बने रहिएगा, बाकी सब ऊपर वाला देखेगा। शनिदेव। सर लोग आपके नॉलेज से कम आपके स्मार्टनेस से ज्यादा जलते हैं, ये तुम्हें पता है। कंजनाइटल है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये माँ बाप की देन है भैया, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा।
नर्सिंग के शाहरुख खान, टोनी स्टार्क, आयरन मैन, ना शाहरुख खान नहीं, हम आयरन मैन है, टोनी स्टार्क, एवेंजर। आशु सिंह सर, यूपीपीएमएस में सिलेक्शन आपकी क्लास की दौरान ही हुआ है, अभी आप ही मुझे गाइड कर दें, डीएसएसबी देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए डीएसएसबी, डीएसएसबी लाख गुना अच्छा यूपीपीएमएस है, कहाँ यूपीपीएमएस, कहाँ डीएमएस है, सॉरी कहाँ डीएसएसबी, डीएसएसबी बहुत बड़ी चीज़ है बच्चे, मैं कह रहा हूँ ना, मस्त है। निम्नलिखित प्रश्नों में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची का सही विकल्प नहीं है। यत्न का सही विकल्प नहीं है, यत्न, यत्न का कौन सा सही विकल्प नहीं, यत्न का है परिश्रम, मेहनत, प्रयास, चेष्टा, जतन आदि। परिश्रम है, मेहनत है, प्रयास है, चेष्टा है, चेष्टा भी है, कौन चेष्टा, लड़की नहीं, जतन है, जतन भी है। एक दो तीन चार पांच, ये पांच पर्यायवाची तो मैंने बता दिए किसके, यत्न के। सर मृषा नहीं है क्या, नहीं मृषा आंसर नहीं है सर, मृषा किसकी पर्यायवाची है, मृषा है व्यर्थ, इसकी पर्यायवाची, झूठ इसकी पर्यायवाची, मिथ्या इसकी पर्यायवाची, इनकी पर्यायवाची होती है मृषा, तो आंसर है मृषा। बाकी सब यत्न के पर्यायवाची हैं, एक मृषा को छोड़कर, क्योंकि मृषा किसी और की पर्यायवाची है। तबस्सुम सहजिया सर, मैं आपकी क्लास देख रही हूँ पर मैंने हिंदी कभी नहीं पढ़ी है। कोई बात नहीं तबस्सुम, जब तक आराम से भाई की बात सुनते रहो, भाई की बात भी तो एक एग्जाम में काम आती है, क्या फर्क पड़ता है हिंदी काम नहीं आएगी, बात तो काम आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए, अंकुश का पर्यायवाची कौन सा है, अंकुश, तो बता दो, आंसर है, इजी है, कर दो, हो गया, हाँ बस बस हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, बस एकदम बढ़िया, बेहतरीन, शानदार। प्रियंका राठौर सर, मुझे अपना असिस्टेंट बना लो। बेटा मेरे पास कोई काम ही नहीं है, क्या असिस्टेंट बनाऊं तुझे, बेटा तू मेहनत कर, तेरा खुद ही अच्छा हो जाएगा बच्ची, तू मुझे असिस्टेंट रख लियो। अंकुश का कौन कौन सा पर्यायवाची होता है, तो अंकुश का पर्यायवाची पाबंदी होता है, नियंत्रण होता है, रोक होता है, दबाव होता है और गंजाकुश होता है। पाबंदी, नियंत्रण, रोक, दबाव, ये सब किसके पर्यायवाची, अंकुश के। सर अंश के पर्यायवाची क्या, अंश यानी हिस्सा, भाग, खंड, टुकड़ा, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, अंश के। हरि, हरि भगवान का रूप होता है, हरि के पर्यायवाची विष्णु, ईश्वर, सूर्य, पीला, राजा, ये सब हरि के पर्यायवाची होते हैं। दर्प, दर्प का पर्यायवाची मद, घमंड, दंभ, अहंकार, अभिमान, ये सब दर्प के पर्यायवाची होते हैं। मद, घमंड, दंभ, अहंकार, अभिमान, ये सब दर्प के होते हैं। अंश, टुकड़ा, भाग, टुक और अवयव, हिस्सा, ये सब अंश के होते हैं। हरि के विष्णु, ईश्वर, सूर्य, पीला, राजा, ये सब हरि के होते हैं। पाबंदी होता है अंकुश का। आ रहा है क्या रे, भाई आपके जैसा बनना है, मेरे से अच्छा बनो बेटा, मेरे जैसा क्यों बनना है, मेरे से बहुत अच्छा बनोगे आप। नेक्स्ट लेवल, थैंक्स बेटा, आपने एक बार क्लास में एम्प्टी वेसल्स बोला था, हाँ मैंने बोला था, एग्जाम में आया था, पता है मुझे बच्चे, गॉड ब्लेस यू। प्रियंका सर, भाई से आप कुछ बचा है क्या, कुछ नहीं बचा, बस ये बचा है। निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है, ऐसा कौन सा कॉम्बो है जो सही फिट नहीं बैठ रहा, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जो इट इज नॉट प्रॉपर्ली सुटेड, विच इज नॉट प्रॉपर्ली फिटेड, दैट इज द, कौन सा कॉम्बो है उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो कॉम्बो के बारे में बता दीजिए। बताइए फटाफट बताओ, कौन सा युग्म इसमें गलत है, मैं बताता हूं। जिसका कोई मूल्य न हो अमूल्य, ये सही है। जो सोच समझ के खर्च करे कंजूस मितव्ययी, वो सही है। जो कानों को प्यारा लगे कर्ण प्रिय, वो सही है। जो शास्त्र के अनुसार हो उसे शास्त्रधीन नहीं कहते, उसे शास्त्रानुसार कहते हैं। क्या कहते हैं, शास्त्रानुसार, जो शास्त्र के अनुसार होता है उसे शास्त्रानुसार कहते हैं, शास्त्राधीन नहीं कहते। ठीक है तबस्सुम, कोई बात नहीं बच्चे, लड़ो मत, आपस में कमेंट मत करो, राजेंद्र और जो भी है पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है बच्चे, कोई भी नेगेटिव कमेंट मुझे नहीं चाहिए किसी बच्चे के बारे में, ठीक है।
जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वो जरूर कर लीजिएगा बच्चे, ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है, बाकी आपकी इच्छा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो, यानी वन वर्ड, इसे हिंदी में कहते हैं वन वर्ड। वन मतलब पूरे सेंटेंस के लिए एक वर्ड बोला जाता हो। तेज बुद्धि वाला, तेज बुद्धि वाले को क्या कहते हैं? तेज बुद्धि वाले को क्या कहते हैं? देखो बच्चे, विद्यार्थी, विद्या को ग्रहण करने वाला, विद्या ग्रहण करने वाला, मैंने कहा अच्छा, तो ये तो रहा विद्या ग्रहण करने वाला। अल्प बुद्धि, कम बुद्धि वाला, जिसमें कम बुद्धि हो उसे कहते हैं अल्प बुद्धि, तो कम बुद्धि वाला अल्प बुद्धि हो गया। तपस्वी, तपस्वी तप करने वाला, तपस्वी हो गया तप करने वाला, तप करने वाला क्या हो गया? तपस्वी। कुशाग्र बुद्धि किसे कहते हैं? तेज बुद्धि वाले को कहते हैं कुशाग्र बुद्धि, तो आंसर इज ए, आंसर इज ए। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा चतुर्भुजो? वेरी गुड। Those who are practicing for NORCET, इस पे NORCET 7.0 and those who are prepare for the DSSB, then they are having 160 question practice, then exam prep मैंने बताया था, those are practicing for the more question and the test series. If you want to take series, then that exam prep is। बच्चा पूछ रहा है कैसे प्रैक्टिस करें, तो मैंने हमेशा बोलता हूँ, फिर कह रहा हूँ, अगर टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करना है, स्पीड को बढ़ाना है, तो आपको एग्जाम प्रेप से बेटर नहीं मिलेगा, ये गारंटी है मेरी, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, उसमें से मैं पैटर्न सेट करता हूँ, बहुत सी चीज़ें मेरे अंडर में होती हैं, कुछ चीज़ें मैं टाइपिंग का काम तो नहीं करता, पर क्वेश्चन भेजने का काम तो करता हूँ। तो इन चीज़ों के हिसाब से आपको मैं कह सकता हूँ कि क्वेश्चनों का लेवल जैसा उसका है वैसा आसपास किसी टेस्ट सीरीज का नहीं है, उसके आसपास भी किसी का नहीं है, और जो बच्चे उसको देखते हैं वो जानते हैं कि एग्जाम प्रेप टेस्ट सीरीज में क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर आपको आपको प्रैक्टिस करनी है देन इट्स गुड, आप बुक से पढ़ना है तो और अच्छी बात है, पर अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी हो, टाइम मैनेजमेंट सीखना है, तो आपको एग्जाम प्रेप की टेस्ट सीरीज, अगर टेस्ट सीरीज कोई लेनी तो उससे अच्छी कोई नहीं। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू बच्चे। अगला क्वेश्चन, जो दूसरों के लिए बोलता हो, नवीन यार पढ़ ले बेटा, कोई बात नहीं। पता क्या होता है, टीचर, सब्जेक्ट नहीं होती इंपॉर्टेंट, टीचर इंपॉर्टेंट होता है। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन पढ़ा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। और मेरा वादा है, जिस दिन चाहूंगा ना, जिस दिन चाहूंगा, जो चाहूंगा वो पढ़ा लूंगा, और फ्री, बिना 1 रुपया लिए। मैंने तो सोच रखा है लाइफ में, मैंने सोच रखा है कि जब कुछ नहीं होगा ना, तो फिर आदान प्रदान आराम से होगा, ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, ना बताने वाला, ना समझने वाला, यही तुम और यही हम मस्त होकर पढ़ेंगे। जो दूसरों के लिए बोलता हो उसको प्रवक्ता कहते हैं। मैं समझा नहीं, बीजेपी का प्रवक्ता, बीजेपी का प्रवक्ता आज तक पे जाके बीजेपी के बारे में बात करता है, तो बीजेपी ने अपना प्रवक्ता रखे हुए हैं। आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के बारे में बात करता है, कांग्रेस का प्रवक्ता कांग्रेस के बारे में बात करता है। इसका मतलब प्रवक्ता वो है जो दूसरों के लिए बोलता है। आई आर्ट एंड क्राफ्ट, गॉड ब्लेस यू। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा, गॉड ब्लेस यू बच्चे। निम्नलिखित वाक्यों में से रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे चुनकर करिए। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे, मुहावरे किसी के सामने डेड डेडस मेरी आदत नहीं है, किसी के सामने डेड डेडस मेरी आदत नहीं है। इसका मतलब किसी के सामने हाथ फैलाना, खिल्ली उड़ाना, दांत पीसना, ख्याली पड़क, हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है, ये सही बैठता है मुहावरा। अर्थात मैं किसी से याचना नहीं करता, मैं किसी से याचना नहीं करता, मैं भीख वाली याचना के कृपया करके ऐसा नहीं, याचना नहीं करता, इसे कहते हैं किसी के आगे हाथ न फैलाना, याचना नहीं करना।
ये मुहावरा होता है। ठीक है बच्चे, चलो अगला, बंदूक एक उपयोगी, बंदूक एक उपयोगी क्या है? बंदूक एक उपयोगी अस्त्र होता है। जो हथियार हाथ में पकड़कर चलाए जाएं उन्हें शस्त्र कहते हैं। जो हाथ से दूर फेंक कर चलाए जाए, जिनमें से चीजें दूर निकलती हों, उन्हें हम शस्त्र कहते हैं। समझाए मत, शस्त्र किसे कहते हैं? जो हाथ में पकड़कर चलाई जाए उसको शस्त्र कहते हैं। तलवार, गदा, वो तो शस्त्र कहलाता है। जो दूर से फेंक कर चलाए जाते हैं, चक्र, बाण, बंदूक की गोली, ये सब क्या कहलाते हैं? अस्त्र कहलाते हैं। जो दूर से फेंक कर चलाए जाएं वो अस्त्र कहलाते हैं। जो हाथ में पकड़ कर चलाए जाएं उन्हें शस्त्र। अब कहेगा सर बंदूक को तो हाथ में पकड़ चलाते हैं। चलाता है बंदूक को हाथ में पकड़कर, यूं चलाता है बंदूक को हाथ में पकड़कर, यूं चलाता है तो उसमें से गोली निकलती है ना। तो इसमें से गोली, जो चीज फेंक कर मारी जाती है या निकाली जाती है, दूर फेंका चलाया जाता है, उसको अस्त्र कहते हैं। तो बंदूक का खुद का कोई वजूद नहीं है, बंदूक से कोई नहीं मरता, गोली से मरते हैं। तो बंदूक की गोली की बात हो रही है, बंदूक से तो क्या चलाता है? मतलब बंदूक से क्या करता होगा? बंदूक को यूं निकाल के और यूं बंदूक चलाता है क्या? नहीं ना। अगर यूं बंदूक चलाए तो ये क्या हो गया? शस्त्र। और यूं बंदूक चलाए तो ये हो गया अस्त्र। अब तू डिसाइड कर ले बंदूक चलानी कैसे तने। तो बंदूक अस्त्र होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से व्यंजन संधि शब्द है। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि वाला शब्द है, व्यंजन संधि वाला। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि, नर्सिंग, गॉड ब्लेस यू। व्यंजन शब्द पूछ रहा है ना, देखो वैसे व्यंजन शब्द के बारे में सुन लो कौन कौन से होते हैं। निश्चल कैसा है? निश्चल, निश्चल इसे कैसे लिखेंगे? ने और चल, इसे कहते हैं निश्चल। ये विसर्ग संधि है, क्योंकि विसर्ग लग रहा है तो विसर्ग संधि है। निष्कपट, ने और कपट, ये भी विसर्ग संधि है। समझ में आ रहा है? दुशासन, दो प्लस शासन, ये भी विसर्ग संधि है। दिगंबर, दिगंबर को लिखते हैं दिक, दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, इसे कहते हैं दिगंबर, और ये व्यंजन संधि है। तो तीन इसमें विसर्ग संधि है और एक व्यंजन संधि है। कौन सी? दिगंबर। समझ आ रहा है? ठीक है बच्चे, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फटाफट अगले क्वेश्चन को पढ़े और आंसर करें। नर्सिंग ट्रस्ट, गॉड ब्लेस यू बच्चे। दे तो दिया बेटा आशीर्वाद, कितना चाहिए आशीर्वाद फिर? निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द में से सही संधि विच्छेद का विकल्प हो। इत्यादि, इत्यादि का विकल्प बताइए। इत्यादि को कैसे लिखेंगे? इत्यादि को लिखते हैं इति,
इति प्लस आदि, इत्यादि को इति प्लस आदि लिखते हैं। तो इति प्लस आदि आपको कौन से मिलेगा? आंसर है ये रहा, डी। ये सर कौन सी संधि है? वैसे तो नहीं पूछेगा इतना, ये यण संधि है, यण। ठीक है, चलो। गुण संधि नहीं है, यण संधि बेटा, गुण संधि नहीं होती है, यण होता है। ठीक है, चलो बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। दिए गए शब्द की संधि विच्छेद को ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्द के संधि विच्छेद को ज्ञात कीजिए। बहिर्मुख, बहिर्मुख का कैसे लिखना होता है? बहिर्मुख को, बहिर्मुख एक विसर्ग संधि है। बहि, सॉरी, बहि कॉमा ये प्लस मुख, इसे कहते हैं बहिर्मुख। और ये कौन सी संधि है? मैंने बताया था ना, विसर्ग संधि में आता है। किसमें आता है? विसर्ग संधि। ठीक है, चलो ये भी याद रहेगा। आंसर क्या गया बताओ? बहिर्मुख में क्या गया आंसर? डी गया ना, बहिर्मुख। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। मन योग, मन प्लस योग के संधि शब्द क्या होंगे? इससे कौन सा शब्द बनेगा? विसर्ग संधि है, दिखाए ना ये भी, तो ये भी कैसा है? विसर्ग संधि है। तो मन योग से बनेगा मनोयोग। क्या बनेगा? मनोयोग बनेगा। तो मनोयोग कौन सा है? आंसर डी। तो विसर्ग संधि के बारे में, विसर्ग के बारे में बहुत से, देखो इतना डीप में मत जाओ, क्योंकि हिंदी फिर हिंदी में घुस जाओगे। वैसे लोग विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद या तो स्वर आ जाए या व्यंजन, इनमें से एक तो आना ही है। इसमें फिर क्या दुष्प्रभाव प्रभाव, इसमें कि परिवर्तन आ जाता है या विकार जो आता है, इसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, चलो आंसर क्या गया? मनोयोग। अगला, दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को क्या कहते हैं? ये बड़ा बढ़िया है बेटा। दो शब्दों के परस्पर, दो शब्दों के परस्पर, दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को क्या कहते हैं? दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास। समझ में आ रहा है? दो शब्दों के परस्पर शब्द से बने को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? समास। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, तिमाही में समास है, ये 5 स्टार है, ये एग्जाम में मुझे लगता है पूछेगा जरूर आपसे। तो तिमाही में जो समास है वो कौन सी कैटेगरी का है? तिमाही में, अरुण पांडे, गॉड ब्लेस यू बेटा, तिमाही में जो समास है वो कौन सा है? तिमाही के अंदर मैं बता दूं पहले, तिमाही क्या होता है? 3 माह का समाहार। 3 माह का, 3 माह का समाहार, 3 माह को मिलाकर जो बनता है उसे कहते हैं तिमाही। ये ऐसा कहना चाह रहा है। तो तिमाही समास है। हाँ, कौन सा समास है? तो तिमाही, तिमाही द्विगु समास है। तो आंसर बता दूं, है तो ये बी। आपने कहा द्विगु समास क्या होते हैं? द्विगु समास, इसमें पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद संज्ञा, पहला पद संख्या और दूसरा पद संज्ञा। तो इसमें पहला जो पद होता है, आप समझिए बच्चे, जो पहला द्विगु बता रहा हूं, पहला पद संख्या होता है और जो दूसरा पद है वो संज्ञा होता है। दूसरा पद संज्ञा होता है, पहला पद संख्या और दूसरा पद संज्ञा होता है। आपने कहा ठीक है। और क्या कहते हैं इसको? इसको द्विगु समास कहते हैं। आपने कहा एग्जांपल बताओ। चौराया, 4 रास्तों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। ये सारे किसमें आते हैं? द्विगु समास में आते हैं। किसमें आते हैं? द्विगु समास में। समझ में आ रहा है ना बच्चे? सर द्वंद्व समाज क्या होता है ये बता दो। द्वंद्व समाज, देखो द्वंद्व समाज होता है जिसके शब्दों के बीच में, जिस समस्त पद के 2 पद प्रधान हो और विग्रह करने पर एवं अथवा अथवा शब्द लगाना पड़ता हो। मैं समझा नहीं। जैसे द्वंद्व समाज का एग्जांपल होता है माता पिता, भला बुरा। इस प्रकार के जो समास होते हैं उनको द्वंद्व समाज कहते हैं। अच्छा अच्छा, द्वंद्व कहते हैं। मैंने कहा ये इसका एग्जांपल है। समझ में आ रहा है कि मैं ऐसे चला रहा हूं ऊपर से तुमको? समास बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो द्वंद्व के आपको एग्जांपल समझ में आ गए, द्विगु के समझ में आ गए। और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं करा जरूर कर दो। ठीक है बच्चे, आपने कहा ओके। और बताओ सर और क्या क्या है? अपव्ययी समास, अपव्ययी समास और कर्मधारय रह गया। मैंने कहा बताओ अपव्ययी के बारे में बता दो। अपव्ययी के बारे में बता देता हूँ, एक मिनट को। अपव्ययी के बारे में सुनो। अपव्ययी का मतलब होता है पहला पद अपव्यय और दूसरा पद संख्या, पहला पद उपवर्ग और दूसरा पद संज्ञा, तीसरा पद, पहला पद संज्ञा और दूसरा पद प्रत्यय। ऐसे जो बनते हैं इन्हें कहते हैं, एक एग्जांपल दो तभी समझ आएगा। ऐसा नहीं आएगा, ऐसा आएगा देखो। प्रतिदिन, ये है अपव्ययी। हर पल, ये है अपव्ययी। आमरण,
ये है अपव्ययी। जीवन भर, ये है अपव्ययी। पेट भर, ये है अपव्ययी। तो अपव्ययी के एग्जाम्पल मैंने आपको ऐसे बता दिए। समझ में आ रहा है बच्चे? सर कर्मधारय समास के बारे में बता दो, कर्मधारय समास के बारे में। कर्मधारय समझो। कर्मधारय दिए गए कोई भी चीज होती है, जैसे कि पीतांबर। पीतांबर शब्द क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। इसमें जो जो सामासिक पद होता है वो उत्तर प्रधान होता है, पूर्व पद ऐसे छोड़ो तुम चीजों को। आपने कहा चले बता दो, इसका एग्जांपल बता दो जिससे दिक्कत नहीं आए फ्यूचर में। इसका एग्जांपल होता है पीतांबर। पीतांबर कर्मधारय समास होता है। पीतांबर कर्मधारय समास होता है। तो मैंने सब समास के आपको एग्जांपल देने की कोशिश करी है। ठीक है बच्चे, चलो अगला क्वेश्चन। इन 4 सेंटेंस को सही क्रम में जमाइए आप। इन 4 सेंटेंस जो ऊपर नीचे दे रखे हैं। न्यू पेन आ गया, अरे सब करवा दिया तुम्हारे लिए। पेन वेन सब बढ़िया व्यवस्था करवाई एकदम। मैंने कहा बच्चे परेशान होते हैं। दशानन बता तो दिया, दशानन। फटाफट इनको सही क्रम में जमाओ। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रकोप महानगरों में है। वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। महानगरों में वाहनों से प्रदूषण होता है, पर नई तकनीक से वाहनों में प्रदूषण कम है। देखो बहुत सिंपल है। ये तो कंफर्म है कि 3 के बाद 4 आएगा, क्योंकि वाहनों में, महानगरों में वाहनों से प्रदूषण होता है, पर नई तकनीक के वाहनों से प्रदूषण कम है। ये तो 100% है कि 3 के बाद ही 4 आएगा। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 3 के बाद 4 कहाँ कहाँ दे रखा है? 3 के बाद 4, 3 के बाद 4, इन दोनों में नहीं दे रखा। तो आंसर तो 100% ए या बी में से जाएगा। अब जोड़ लीजिए, बी मान के चलते हैं। तो वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, डन। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रकोप महानगरों में होता है, डन। महानगरों में वायु प्रदूषण का वाहनों से होता है, डन। पर नई तकनीक के वाहनों से वायु प्रदूषण कम होता है, डन। आंसर इज बी। आंसर इज बी। बेहतरीन यार, तुम लोग तो इंटेलिजेंट की तरह काम कर रहे हो। बहुत मजा आ रहा तुम लोगों के साथ पढ़ने में, और एक नंबर काम चल रहा मियाँ। ऐसे ही खामा करते तो बेटा हिंदी तुमसे थोड़ी बचती। बड़े बड़े कामा करने हल्के में न को लिए मियाँ। कई लोग हल्के में लेके बिल्कुल खत्म हो लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ का सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। गले का हार होना। गले का हार होना, बताइए बच्चे। गले का हार होना मेरे हिसाब से अत्यंत प्रिय होना। वो बालक अपनी माँ के गले का हार है, मतलब अपनी माँ को अति प्रिय है। मजे ही मजे काम चल रहा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। ये आंसर क्या चल गया? डी। क्या बन गया? डी। चलो, अरे आ रहा है ना समझ में? मुहावरे का शब्दों में प्रयोग करिए तो बता तो दिया कि रामचरण अपनी माँ के गले का हार है, मतलब रामचरण अपनी माँ को अति प्रिय है। और क्या समझेगा कभी यहाँ? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकाकृति का सही अर्थ वाला विकल्प है। घर में नहीं है दाने और बुढ़िया चली बुनाने। घर में नहीं है दाने और अम्मा चली बुलाने, या बुढ़िया, बुढ़िया चली बुनाने। बताओ फटाफट। घर में नहीं है दाने और बुढ़िया चली बुनाने, फटाफट आंसर आन दो। अज्ञानता में रहना, सब पता है बुढ़िया को दाने नहीं है, ज्ञान नहीं है वो। बिना प्रश्न के सफलता नहीं मिलती। प्रश्न तो कर ही रही है ना, पिसवाने लेके जा रही है। अच्छी वस्तु थोड़ी सी भली नहीं, झूठा दिखावा करना कहलाता है। घर में नहीं है दाने और बुढ़िया चली बनाने, झूठे दिखावे कर रही है, खाली बोरी लेके जा रही है पिसवाने, घर में दाने नहीं है। आंसर इज बी। आंसर इज बी। समझ आ रहा है? चलो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज। गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज। गुड़ खाए और गुलगुलों से परेशान परहेज। यह मतलब गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज मतलब झूठा ढोंग करना। नहीं, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं। मेरा चरित्र तो एक नंबर का है और मेरे चरित्र में किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है। हम उस प्रकार के व्यक्ति हैं कि चरित्र के साथ किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं झेल सकते। हमारा ये चरित्र हमारा। अरे 900 चूहे खा के बिल्ली हज को नहीं जाती। चरित्र इतना मत करो। चरित्र के लिए चरित्र होना भी बहुत जरूरी है। और पूरे दिन अपने चरित्र के बारे में खुद ही बोलोगे तो सामने वाले को तो बोलने का मौका दो। खुद ही खा के तुमने सारे गुड़ खा लिए और अब गुलगुलों से परहेज कर रहे हो, ऐसा मत करो। इतना मत करो। तुमने बहुत गुड़ खाए हैं, छोटे मोटे गुलगुलों से परहेज मत करो। झूठा ढोंग रचने की जरूरत नहीं है। चरित्र का सर्टिफिकेट किसी से मांगा नहीं जाता, वो अपने आप मिल जाता है। जिसको जैसा मिला है वैसे रख लो। और बार बार बोल के चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत नहीं चरित्रार्थ करनी पड़ती।
और ये कहावत बिल्ली के लिए नहीं थी, बिल्कुल सही कह रहा है, ये कहावत बिल्ली के लिए नहीं, इंसानों के लिए है। अरे एक बात, मतलब एक बताओ, इमेज कॉन्शियस कौन होगा? इसके कांड ज्यादा होंगे। काहे को इमेज कॉन्शियस होना, काहे को तुम्हें गुड़ खा के गुल फलों से परहेज करना, जैसे हो वैसे ठीक हो। क्यों सुनना है किसी से अच्छा और क्यों सुनना है किसी से बुरा? जैसे हो खुद में खुश रहो। लोग तो भगवान से खुश नहीं है, तुम किससे चरित्र सर्टिफिकेट लोगे और क्यों लोगे? तुम्हें जरूरत है? तुम्हें सच में जरूरत है क्या इसकी? ऐसा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है, नहीं? हाँ, ठीक है बच्चे, चलो अगला क्वेश्चन। निम्न प्रश्नों में से चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो लोकायुक्त के सही अर्थ वाला विकल्प है। गुरु कीजे जान, पानी पीवे छान। अरे गुलगुले वो गुड़ के पुए जैसे बनते हैं ना, आटे के और उसके गुड़ के मिला के पुए से बनते हैं छोटे छोटे गुलगुले। लाइट चली गई, यहाँ भी चली गई बेटा लाइट, मैं तो पढ़ा रहा हूँ इन्वर्टर से, ज्यादा दिन नहीं चलेगी, या तो लाइट आ जाए नहीं तो ये क्लास बंद हो जाती। दिस गॉड ब्लेस यू। गुरु कीजे जान, पावी पानी पीवे छान। इसका मतलब है अच्छी तरह समझ बूझ कर काम करना, अच्छी तरह समझ बूझ कर काम करना। जल्दबाजी में किया गया कार्य अक्सर सफल नहीं होता। बुजुर्गों ने ठीक कहा है कि गुरु कीजिए जान, पानी पीवे छान। ये है शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। दोबारा बताओ सर, जल्दबाजी में किया गया कार्य अक्सर सही नहीं होता है। बुजुर्गों ने ठीक ही कहा था कि गुरु कीजिए जान, पानी पीवे छान, यानी अच्छी तरह समझ बूझ कर काम करना। सीपी धाकड़, गॉड ब्लेस यू। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से चार विकल्प में से उस विकल्प का सही उपयोग करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सरल रूप से व्यक्त करता है। जल थल एक करना। जल थल एक करना क्या होता है? सम्राट, नौकरी मिलेगी बेटा, परेशान मत हो। जल थल एक करना, बता फटाफट। जल थल एक करना। बिहार में ऐसी घनघोर वर्षा हुई कि जल थल एक हो गए। यही नहीं पता पड़ रहा कि जमीन कहां है और पानी कहां है। आंसर है खूब वर्षा होना। समझ में आ रहा है बच्चे? और बताओ, जमीन आसमान एक करना, बहुत अधिक परिश्रम करना। सफलता मिलना, तो सफलता मिलना सफलता मिलना नहीं होता है। जल में थल दिखना ऐसा नहीं होता। आंसर है बी, खूब वर्षा करना, यानी थल और जल एक जैसे हो जाए, पता ही नहीं पड़े जमीन कहां है और पानी कहां है। एंजल एस गॉड ब्लेस यू बच्चे। बेटा मैं सबको नहीं दे पाता, पढ़ नहीं पाता हूँ, मेरी आशीर्वाद के लिए अलग से क्लास रखा करूंगा मैं गुरुवार के गुरुवार, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से दिए गए चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के सही अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। पत्थर में दूब जमना, पत्थर में घास जमना, मतलब बहुत बड़ी बात है बेटा, मेहनत करने से क्या नहीं होता, पत्थर में दूब जम जाती है। पत्थर में दूब जमना असंभव बात होना। अगर तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा होगा ना तब भी सफलता मिलेगी, अगर मेहनत में कमी नहीं आई तो। समझ में आया बच्चे? एग्जाम्पल बताओ। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना पत्थर में दूब जमने के जैसा लगता है। हाँ ऐसा ही असंभव जैसा है, पर कुछ भी हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तो यही आंसर है। काम बिगड़ जाना नहीं, हानि पहुंचाना नहीं, ये सब नहीं होता। पानी फिर जाना होता है। काम बिगड़ जाना यानी पानी फिर जाना, इसका मतलब होता है पानी फिर जाना। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन। ये गद्यांश दे रखा है, उक्त गद्यांश को पढ़ेंगे और उक्त गद्यांश को पढ़ने के बाद इनमें से छांट छांट के हम आंसर देंगे। ठीक है बेटा, उक्त गद्यांश को पहले पढ़ेंगे, फिर इस उक्त गद्यांश में छांट छांट कर हम क्या देंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक है, उक्त गद्यांश में से सुनो। हम ईंधन पर भी निर्भर करते हैं। ईंधन वह चीज है जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत ईंधन है, जो सिर्फ एक बार प्रयोग में लाया जा सकता है और वह हमारे पास सीमित मात्रा में है। ईंधन आज के समय में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। पेट्रोलियम द्रव्य एवं कोयला ईंधन के मुख्य स्रोत हैं। ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। ईंधन को उनके गुणों और उनके उत्पाद के तरीके के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। कुछ ईंधन रासायनिक ईंधन के तहत आते हैं तो कुछ परमाणु ईंधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से कुछ ठोस हैं, कुछ तरल हैं और कुछ गैसीय हैं। इन्हें जीवाश्म ईंधन या जैव ईंधन के आधार पर भी अलग अलग माना जाता है। इन सब के अलावा भी एक और आधार है जिस पर इसे विभाजित किया गया है, और वह यह है कि नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ईंधन है। हमारे जीवन को चलाने के लिए भोजन एक ईंधन की भांति कार्य करता है। पेट्रोलियम उत्पादनों के महत्व और ईंधन के बचत पर जोर दिया गया है। इस प्रतियोगिता में देश के शिक्षा बोर्डों के 1,48,00,000 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। वाहनों के उचित उपयोग से ईंधन का संरक्षण किया जाता है। ईंधन की बचत करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उत्पादन करना।
कितना के उत्पादन करना। समझ आ रहा बच्चे? अब देखते हैं वापस से एक बार और क्या कह रहा है। ठीक है बच्चे, चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर दो आप। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए गद्यांश में से उक्त क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ईंधन के मुख्य स्रोत कौन से हैं? ईंधन के मुख्य स्रोत कौन से हैं? बताओ फटाफट, ईंधन के मुख्य स्रोत कौन से हैं? जल्दी बताओ फटाफट। ईंधन के मुख्य स्रोत बताओ फटाफट, आंसर तो कौन कौन से हैं? रसायन में जल, जल नहीं है, पेट्रोलियम द्रव्य कोयला, ये है ईंधन के मुख्य। कहां लिखा है मैं बताता हूं कहां लिखा है। पेट्रोलियम द्रव्य एवं कोयला ईंधन के मुख्य स्रोत हैं, ये लिखा हुआ। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, दिख जाएगा, ये लिखा हुआ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताओ सर। ईंधन में से किसका उत्पादन होता है? ईंधन से किसका उत्पादन होता है? ईंधन से ऊर्जा का उत्पादन होता है। ईंधन से ऊर्जा का उत्पादन होता है। लाइट आ गई? मैंने तूने तूने कहा लाइट जाएगी, मेरी व्यवस्था करो भाई के लिए। लाइट आएगी कैसे? लाइट आ गई, मजे करो। पैराग्राफ अगला बताओ। इस प्रतियोगिता में कितने बच्चों ने भाग लिया था? 1.48 करोड़ से ज्यादा या कम? आंसर है ज्यादा। 1.48 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया था। लिखा है ना? कहां लिखा है? सब तो लिखा है, ढूंढो तो भगवान मिलेगा। तुम आंसर ढूंढ रहे हो, कहां लिखा है? मैंने कहा 1.4 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया था। अरे ऐसे डीप पूछना है? अरे हल्के में ले रहे हो बेटा, गद्दांश पद्दांश। अगला बताओ। मैंने कहा उक्त गद्दांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? इसका सबसे अच्छा शीर्षक क्या होना चाहिए? बताओ क्या होना चाहिए इसका शीर्षक, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? उक्त गद्दांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? इसका आंसर दो। मैं इसका तुमसे पोल करवा लेता हूं, इस क्वेश्चन का तो पोल कर ही दो तुम, क्योंकि गद्दांश तुम्हें खुद चुनना पड़ेगा शीर्षक, वो नहीं देगा तुम्हें शीर्षक। तो बता दो शीर्षक, बताओ उक्त गद्दांश का शीर्षक क्या होगा? जल्दी बताओ। वेरी गुड, इंटेलिजेंट बच्चों, वेरी नाइस। उक्त गद्दांश का शीर्षक होगा सी। आंसर है ईंधनों का संरक्षण। आंसर है सी। वेरी गुड, मोस्टली बच्चों ने सही आंसर दिया है। 78-80% बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, तो सही है। 18 ईंधन का उत्पादन नहीं होता, ईंधनों का संरक्षण होता है। तो आंसर क्या जाएगा बेटा? सी। ठीक है, तो इसी के साथ आज की हिंदी की क्लास खत्म हुई। जितने मैंने क्वेश्चंस कराए हैं मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। पैटर्न पैटर्न सेम रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, 100% मेरी गारंटी है। मैं ये वापस कह रहा हूँ, और 12 तारीख को पता चल जाएगा कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। 12 तारीख से महाभारत शुरू हो जाएगा और अगस्त तक चलेगा। तो 12 अगस्त को पता चल जाएगा कि पैटर्न भाई ने बोला वही आया हिंदी और इंग्लिश में, या अलग आया। तो सेम पैटर्न आएगा हिंदी और इंग्लिश का, जो भाई ने बताया आपको। ठीक है, कल हो सकेगा तो मैं जीके का और एक पार्ट लेके आऊँगा क्लास के लिए। तो जीके का कल क्लास हम बात करेंगे, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। अगर मैं फ्री रहा तो कल पक्की क्लास हो सकती है। तो कल मैं जीके की क्लास लूँगा, जो थोड़ा बहुत पोर्शन बच गया है, टाइम मिल गया तो। ठीक है बच्चे, फिक्स नहीं है पर मैं कोशिश करूँगा। तो ये है आपका बाकी की चीज़ें, और आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, आप सबने क्लास को ढंग से पढ़ा होगा। एफर्ट मैं लगा रहा हूँ, बस आपके प्रयासों से आपकी सफलता, आपकी जो सफलता है वही आपके प्रयासों को डिसाइड करेगी। और आप सब पढ़ने आते हो, एक मेरे नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट को भी तुम 2-2000 बच्चे पढ़ने आते हो, तो ये सुनकर देखकर बड़ा अजीब लगता है। और दुनिया में देखो, टांग खींचने वाले बहुत हैं, रोने वाले बहुत हैं, खोने वाले बहुत हैं। तो किसी की परवाह मत करो, कोई क्या बोल रहा है मस्त रहो, तुम एकदम पढ़ाई करो ढंग से। ठीक है बच्चे, 13 अगस्त से स्टार्ट है कि 14 से, मुझे नहीं पता कब से स्टार्ट है, बट आपको पता चल जाएगा भाई जब जलवा करेगा एग्जाम में, तो आपको एहसास हो जाएगा। ठीक है, तो जाते जाते 2 लाइन आपके सामने अर्ज की हैं, 2 लाइन है, इरशाद फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा, अता फरमाइएगा। ठीक है बच्चों, तो जाते आते 2 लाइन है, सुन के जाइएगा। समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते। समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते। गुनाह ना होते, स्वभाव होते तो सोचो कितने फसाद होते। किसी के दिल में क्या छुपा है ये तो रब ही जानता है। दिल अगर बेनकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। उनकी नजरें न जान पाई अच्छाइयाँ हमारी। उनकी नजरें न जान पाई अच्छाइयाँ हमारी। हम जो सच में खराब होते तो सोचो कितने फसाद होते। इसी के साथ विदा लेते हैं आप सबसे, और क्लास रहेगी, मैं प्राइवेट नहीं कर रहा, पढ़ लीजिएगा, जीके की क्लास में कर लूँगा। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। क्लास में कमेंट करके जाइएगा, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, तुम्हारा काम है, मेरा काम है बोलना, तुम्हारा काम है भागना, एज इज चॉइस, बट मेरा काम है मैं बोलूँगा जरूर, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि कुछ ही बच्चे सही कम से कम फेथफुल तो होते हैं। ठीक है बच्चे, तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब है, टेक केयर।